नमस्कार, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट पर। और आज ये हमारा मैराथन का पार्ट 3 वाला सेशन है। ठीक है, आपके 2 मैराथन हो चुके हैं, एक कल हुआ था, एक परसों हुआ था, आज ये तीसरा मैराथन आपका है। ठीक है, दोनों में ही आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छे से आप रिविजन कर रहे हैं। तो आपके 100 प्रश्न इस तरह से तैयार हो चुके हैं। और अब आज और कल आपका आज पार्ट 3 हो जाएगा और कल आपका पार्ट 4 हो जाएगा। इस तरह से आपके इस ही महीने में 200 प्रश्न जो है वो तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसी तरह से तैयारी करते रहिए। रिवीजन मैराथन सेशन हो रहे हैं। ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी रिवीजन कराया जा सके और एक तरह से दिमाग में चीजें जब आप दोबारा से देखेंगे तो अच्छे से बैठ जाए। तो इसको इस तरह से नहीं लेना है कि पहले की चीजें हैं, हमें आता है, सब कुछ आता है हमें। ठीक है, इस तरीके का भाव ना रखते हुए और भी चीज़ों को रिवीजन करने के लिए और भी चीज़ों को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, मैं ज्योति जोशी, मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपना डबल एमए किया हुआ है। पहला एमए पॉलिटिकल साइंस और दूसरा हिंदी से है। बीएड किया हुआ है, सीटेट और नेट क्वालिफाई है। 6 सालों का मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है। मेरे टीचिंग एरिया है हिंदी, पॉलिटिकल साइंस एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से संबंधित कोई भी जानकारी अगर लेनी है तो नीचे मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आपके अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के बेनिफिट की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, डेली लाइव टेस्ट और क्विजेस मिल जाते हैं। सारे कोर्स स्ट्रक्चर्ड हैं और आप इन्हें अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सकते हो। जितनी बार भी जो वीडियो देखना चाहते हो उतनी बार उस वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं। भारत के टॉप एजुकेटर मिलेंगे, आप इन टॉप एजुकेटर्स के सेशन, लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हो। लाइव सेशन में अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। आपको सारे अपकमिंग कोर्सेज की जानकारी यहाँ पर मिलती है। आपको सारे अपकमिंग मॉक टेस्ट सीरीज की जानकारी यहाँ पर मिलती है और वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। ये आपके समय को बचाता है, पढ़ने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी आप अपने आप को सहज महसूस करते हैं वहां पर बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं। बेहतरीन क्वालिटी का स्टडी मटेरियल आपको यहाँ प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, और सबसे खास बात, आपको यहाँ पर कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। पेपर 1, पेपर 2, साथ में आपकी मॉक टेस्ट सीरीज मिल रही है। ठीक है, तो कंप्लीट कोर्स अगर चाहिए तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के प्लेटफॉर्म से ज्यादा बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। यूट्यूब में आप सर्च करेंगे, बहुत सारा मटेरियल तो मिलेगा, लेकिन बहुत सारा मटेरियल सब कुछ बिखरा हुआ मिलेगा। तो आपको एक एक यूनिट या एक एक यूनिट में भी जितने टॉपिक हैं आपके, वो आपको सारे सर्च करने पड़ेंगे। कुछ मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म एक प्रदान कर रहा है जहां पर आपको सारे ही सिलेबस को कंप्लीट तरीके से आपको तैयार कराया जाता है। तो इसलिए देर मत कीजिए, जल्दी से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसीलिए बार बार आपको बोला जा रहा है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। कैसे ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन, इसे जान लीजिए। आपने क्या करना है, मोबाइल फोन में प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाके आपने अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इसे इंस्टॉल करने के बाद आपने अपना गोल सिलेक्ट करना है और गोल में डालना है आपने एनटीए यूजीसी नेट। उसके बाद आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। जितने महीने का सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं उतना मंथ का सिलेक्ट कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि यही आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो रहा है। जब आप पर मंथ की फीस देखते हैं 1 साल और 2 साल में, यहाँ आपको अन्य के मुकाबले जो है बहुत कम फीस पड़ रही है पर मंथ के हिसाब से। कंप्लीट कोर्स चाहिए तो उसके लिए 1 साल से बेहतर कोई भी विकल्प आपके सामने नहीं है। ठीक है, और अगर कंप्लीट कोर्स के साथ रिवीजन आपको चाहिए तो रिवीजन के लिए आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर सोच रहे हैं कि बस 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे और उसमें सारा कंटेंट हम छांट मारेंगे, और इस तरह से नहीं होगा। देखिए, आपकी लास्ट टाइम की रिवीजन अगर करनी है तो 1 साल 1 महीने से 6 महीने तक का आपके लिए ठीक है। लेकिन आपको अगर कंप्लीट कोर्स चाहिए, कंप्लीट कोर्स के साथ अच्छी से रिवीजन चाहिए, रिवीजन और साथ में आप एनटीए यूजीसी नेट के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की जब आप तैयारी करेंगे तो इसके माध्यम से जब आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप एक तरह से उसी क्रम में बने रहते हैं अपने अभ्यास के, अपने अध्ययन के। तो इसलिए 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन से बेहतर आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है,
रेफरल कोड की इसके बाद आपका एक ऑप्शन आएगा अप्लाई रेफरल कोड का, तो उसकी जगह आपने मेरा रेफरल कोड लगाना है। रेफरल कोड है लाइव जेजे, ठीक है। इसी रेफरल कोड का इस्तेमाल करें जब भी आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, ठीक है। आपको इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करके फीस में मिलेगा 10% का डिस्काउंट। और ये ना सोचें कि भैया ज्योति मैम के रेफरल कोड लगाएंगे तो ज्योति मैम का ही वीडियो देखने को मिलेगा, उनसे तो पढ़ पढ़ के हम पक चुके हैं, है ना, तो हमें और भी टीचर्स से पढ़ना है, लेकिन ज्योति मैम का रेफरल कोड लगाएंगे और टीचर का देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसमें अगर आप संशय है तो ये मैं बता दूं यहाँ पर, देखिए रेफरल कोड आप लगाइए, मेरा ही लगाइए लाइव जेजे, ठीक है। तो इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करके आप हर टीचर का कंटेंट देख सकते हैं, हर टीचर की वीडियो देख सकते हैं, पेपर 1 पेपर 2 मॉक टेस्ट सीरीज सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए रेफरल कोड आपने ध्यान रखना है लाइव जेजे, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें तो इस रेफरल कोड का ही इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। आपके फीस जो है वो ऑफलाइन कोचिंग के कंपैरिजन में जो है यहाँ पर बहुत कम है। आप 1 साल की फीस देख रहे हैं केवल 10,500 रुपए। उसमें भी आपने मेरा रेफरल कोड लगा लिया लाइव जेजे, मेरा रेफरल कोड है, आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। 10% के डिस्काउंट के बाद आपकी 1 साल की फीस केवल रह जाती है 9,450 रुपए। तो इतनी कम फीस, और वो भी 1 साल की अवधि के लिए, आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। और इस फीस में आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों चीजें शामिल है, साथ में मॉक टेस्ट सीरीज भी शामिल है, अनलिमिटेड कंटेंट आप देख सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि उस कंटेंट का आप किस तरह से फायदा उठाते हैं, कितना लाभ उठाते हैं, ठीक है। तो फीस बहुत कम है, इतनी फीस आपको कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग में नहीं मिलने वाली है। 2 साल की फीस आप देख लीजिए, 2 साल की फीस केवल 12,600 रुपए। फिर से आप मेरा रेफरल कोड लगा रहे हैं लाइव जेजे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, और 10% के डिस्काउंट के बाद आपकी फीस रह जाएगी 11,340 रुपए। तो फीस बहुत कम है, देर मत कीजिए, जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो। कंप्लीट कोर्स अगर करना है तो सब्सक्रिप्शन लेना ही आपको पड़ेगा, ठीक है। कंप्लीट कोर्स करना है, जेआरएफ नेट के साथ साथ जेआरएफ का आप एम रखते हैं, आगे आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो ये छोटी चीजें ना देख करके कि हाँ हमें सब्सक्रिप्शन लेना है या हम लोगों को इतना अमाउंट लगाना पड़ेगा, ये छोटा सा अमाउंट आपको शायद बहुत सारी उपलब्धि जो है वो हासिल करा जाएगा, ठीक है। इसलिए देर मत कीजिए, जल्दी से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। बात कर लेते हैं अब, आप सोशल मीडिया के भी माध्यम से अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी अब आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने सत्र से। सभी बच्चे सत्र के प्रारंभ में सभी जुट गए हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम, और आपका बहुत अच्छा अभ्यास चल रहा है, ये देख करके बहुत प्रसन्नता होती है। वॉल्यूम की अगर प्रॉब्लम है तो वॉल्यूम की प्रॉब्लम के लिए आप सभी लोग लीड लगा सकते हैं, ठीक है। अपने अपने हेडफोन्स को आप इस्तेमाल करके सुनिएगा। करना क्या है, प्रश्नों का जवाब देते जाने हैं। 50 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आएंगे, आप सभी ने अपने अपने प्रश्नों के जो अंक आपको मिलेंगे, हर प्रश्न आपके एनटीए यूजीसी नेट में एक प्रश्न 2 अंक का होता है, इसी तरह से यहाँ पर भी आपके सभी प्रश्न जो हैं वो 2 अंक के बने रहेंगे। तो 100 अंक की आपकी इस तरह से ये अभ्यास हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगी। तो 100 अंक में आपके कितने आते हैं वो आप जो है अंत में, सेशन के अंत में कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे, जिससे कि आप एक दूसरे की स्थिति, अपनी स्थिति को देख करके एक आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप कहाँ पर रहते हैं, ठीक है, कहाँ पर आपका स्थान है, ठीक है। तो सेशन को शुरू करते हैं। अच्छे से अभ्यास कीजिए, रिवीजन कीजिए, एक एक प्रश्न को ध्यान से सुनिए और अपने दिमाग में बिठाइए, ताकि ये आपको एक आइडिया हो जाए कि इस तरीके का प्रश्न आएगा तो हमें कैसी प्रतिक्रिया देनी है उस समय, ठीक है। तो ये सारी चीजों की जानकारी आपको यहाँ पर होने वाली है। सत्र को प्रारंभ करते हैं। सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से करिए, ठीक है। सामान्य से प्रश्न है, ज्यादा कुछ जटिल नहीं है, सामान्य से प्रश्न है। सामान्य से प्रश्नों से आपको क्या लाभ होता है, आपकी एक मानसिकता विकसित हो जाती है, आपकी एक समझ विकसित हो जाती है कि हाँ इस तरीके के प्रश्न आएंगे, अगर ऐसा ऐसा विकल्प होगा तो हमें किस तरीके की प्रतिक्रिया देनी है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सभी बच्चे उत्तर देने के लिए हो जाइए तैयार। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कह रहा है शिक्षकों के छात्र मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य हैं। जब शिक्षक जो है वो छात्रों का मूल्यांकन करते हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है इस मूल्यांकन के दौरान। ए कह रहा है कि छात्र की कमजोरियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। बी कह रहा है शिक्षकों को अध्यापन को गंभीरता से लेने के लिए, या शिक्षकों को शिक्षण के नवीन तरीकों को अपनाने में मदद करना।
या शिक्षक लक्षणों में और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना। जल्दी से उत्तर दीजिए। पूछा गया है शिक्षक के छात्र मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स आर। जल्दी से उत्तर दीजिए सभी बच्चे, जल्दी से। सारे के सारे बच्चे अपनी सहभागिता निभाएंगे। और जिन बच्चों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी बच्चे जितने भी जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप जल्दी से उत्तर दे दीजिए। और सभी सही जवाब दे रहे हैं, ये मैं उम्मीद कर रही हूँ बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, क्योंकि इतना रिवीजन करा दिया गया है, इतना प्रैक्टिस करा दी गई है कि अब हमारे ये बच्चे जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं बिल्कुल भी गलती नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है आप सभी लोगों का, जिन्होंने भी ये कहा है कि भैया बी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। बी विकल्प क्या कह रहा है कि ए बी सी डी, ये आपके सारे के सारे जो विकल्प हैं वो बिल्कुल सही है इस संदर्भ में कि एक शिक्षक छात्र का मूल्यांकन के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो सभी हैं। पहला उद्देश्य क्या है? छात्र की कमजोरियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। जब परीक्षा होगी तो छात्रों की कमजोरियां जो है वो अपने आप ही पता चल जाएंगी। शिक्षकों को अध्यापन को गंभीरता से लेने के लिए, जब परिणाम सामने आएंगे मूल्यांकन के, तो शिक्षक को भी पता चलेगा कि उसकी कमियां क्या रह गई हैं, उसके अध्यापन में या उसके शिक्षण में उसकी कमियां क्या रह गई है, जिसके माध्यम से बच्चे ठीक से सीख नहीं पाए। ठीक है, और क्या अक्सर शिक्षक ही जो है वो जांच करता है बच्चों की कॉपियों की, तो उनको देख के एक अंदाजा लग जाता है कि कौन से ऐसे विषय वस्तु है, कौन से ऐसा विषय है जो बच्चों को समझ नहीं आया या उनको उसके लिए उनकी समझ अच्छे से विकसित नहीं हुई। जब वो उसकी जांच करेगा तो स्वयं से उसको उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेगा और इस तरह से वो अपने अध्यापन के कार्य को गंभीरता से लेगा। अगला है शिक्षकों को शिक्षण के नवीन तरीकों को अपनाने में मदद करना। बेहतर तरीके, जितने भी नए शिक्षण के क्षेत्र में जितने भी नए नए नवाचार आपके प्रस्तुत हुए हैं, शिक्षक सहायक सामग्री जो नवीन आई है, उसके माध्यम से वो बच्चों को पढ़ाने में कहीं ना कहीं एक तरह से प्रेरित होगा, जिसके माध्यम से बच्चे अच्छी तरह से विषय को समझ सकें। और जब अच्छी तरह से विषय को समझ पाएंगे तो कहीं ना कहीं वो अच्छी चीजें परीक्षा में जो है वो गुणवत्तापूर्ण चीज वो लिख पाएंगे, तो इससे उनका बेहतर परिणाम उसके सामने आ जाएगा। ठीक है, अगली चीज वो कह रहा है शिक्षक लक्षणों में और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना। जो भी कमियां रह गई हैं उनके शिक्षण कार्य में, वो इस मूल्यांकन के, छात्रों के मूल्यांकन के माध्यम से उनमें सुधार कर सकता है। इसलिए जो बी विकल्प है वो बिल्कुल सही है, जो ये कह रहा है ए बी सी और डी जो है वो चारों ही कथन जो है वो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणालियों को डिजाइन करने में शिक्षार्थी विशेषताओं के किस सेट को सहायक माना जा सकता है? यहाँ पर शिक्षार्थियों की विशेषताओं के बारे में पूछा गया है कि एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणाली को जब आप डिजाइन करते हैं तो उसमें शिक्षार्थियों की विशेषताओं के किस सेट को सहायक माना जा सकता है? विषय के संबंध में शिक्षार्थी का पूर्व अनुभव, शिक्षार्थी के पारिवारिक मित्रों से परस्पर संबंध, विषय के संबंध में शिक्षार्थियों की योग्यता, छात्र की भाषागत पृष्ठभूमि, निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करने में छात्र की रुचि, या छात्रों का प्रेरक उन्मुखीकरण। जल्दी से बताइए, जल्दी से। पूछा गया है कि प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणाली को डिजाइन करते समय आप शिक्षार्थी की कौन सी विशेषताओं को यहाँ पर ध्यान रखने वाले हैं? जल्दी से उत्तर दीजिए। आपको इस समय दिया जा रहा है उत्तर देने का। जो भी बच्चे अभी जुड़े हैं जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक भी करिए और जवाब भी देते जाइए। फटाफट जवाब देते जाइए। कोड आपको ऊपर दिया गया है, ठीक है, कोड में ही आपने उत्तर देना है। इस कोड के आधार पर ए बी सी या डी विकल्प आपने चुनना है। जल्दी से उत्तर दे दीजिए। और आपके स्माइली जो है वो आते रहने चाहिए, ठीक है, स्माइली के साथ और जो जोश के साथ आप उत्तर देते हैं। आजकल तो बहुत सारे बच्चे बड़े तगड़े तगड़े स्माइली आप लोग यूज कर रहे हैं। जल्दी से उत्तर दे दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रश्न का सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूं। पहला, तीसरा, चौथा और छठा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं इस प्रश्न को।
पूछा गया था प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणाली को डिजाइन करने में शिक्षार्थियों की किस विशेषता के सेट को आप यहाँ पर चयन करेंगे जो सहायक सिद्ध होंगी। पहला था विषय के संबंध में शिक्षार्थियों का पूर्व ज्ञान। देखिए, जब भी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो शिक्षक को शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान का एक बोध जो है वो होना चाहिए, जिसके आधार पर वो उनको नवीन ज्ञान जो है वो प्रदान करेगा। इसलिए पहला विकल्प बिल्कुल सही है। शिक्षार्थियों की पारिवारिक मित्रों के पारस्परिक संबंध, शिक्षार्थी के आपस में अपने पारिवारिक मित्रों से क्या संबंध है, ये कहीं भी शिक्षण अधिगम से बिल्कुल भी संबंध नहीं रखता है। ठीक है, उसके आपसी पारिवारिक संबंध कहीं भी शिक्षण अधिगम में महत्व नहीं रखते हैं। विषय के संबंध में शिक्षार्थियों की योग्यता, यानी कि उस जो भी विषय शिक्षक उनको पढ़ा रहा है, जिसका भी उन्हें अधिगम कराना है, उस विषय में बच्चे की कितनी महारत हासिल है, क्या उसकी कमियां हैं, इस चीज की जानकारी एक शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक को होनी चाहिए। छात्र की भाषागत पृष्ठभूमि, ये भी जाननी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि शिक्षक ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है जो बच्चा समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, आप हिंदी माध्यम के बच्चों को पढ़ा रहे हैं या आप अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किसी भी माध्यम के आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो जरूरी क्या है आप इस तरीके से ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को पढ़ाएं जो कि बच्चों के समझ में आ सके। ठीक है, अब आप हिंदी माध्यम के बच्चों को अपनी अंग्रेजी भाषा में यदि आप पढ़ाने का प्रयास करेंगे तो उन्हें नहीं आ पाएगा। ऐसे ही आप किसी ग्रामीण इलाके में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ग्रामीण इलाके में अक्सर वहाँ के क्षेत्रीय लोग ही जो होते हैं वो शिक्षक होते हैं, तो ग्रामीण इलाके में आप बच्चे कुछ जटिल विषयों को नहीं समझ पाते हैं, आपकी सामान्य हिंदी भी वो नहीं समझ पाते हैं, तो उस समय आवश्यक हो, जहां पर भी आवश्यक हो वहां पर प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि जब उन्हें समझ नहीं आ रहा है, उनका अधिगम नहीं हो पा रहा है, वो भाषागत आधार पर विषय को नहीं समझ पा रहे, तो उनकी सामान्य भाषा में ही आप उनको चीजें समझाने की कोशिश करिए। अगला, निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करने में छात्रों की रुचि, यानी कि ये बिल्कुल भी महत्व का विषय नहीं है, और छात्रों का प्रेरक उन्मुखीकरण, यानी बार बार उनको प्रेरित किया जाना, बच्चे जितना भी उनको मनोबल उनका बढ़ाते हैं वो और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहला, तीसरा, चौथा और छठा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। अगले पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे विकल्प का चयन करें जिसमें शिक्षण की प्रभावशीलता में सकारात्मक कारक शामिल हो। ऐसे विकल्प का चयन करें जिसमें शिक्षण की प्रभावशीलता में सकारात्मक कारक शामिल हो। विकल्प है विषय के शिक्षक का ज्ञान, या हमें कह सकते हैं कि विषय के संबंध में शिक्षक का ज्ञान। ठीक है, अगला, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, शिक्षक का संचार कौशल, छात्रों को खुश करने की शिक्षक की क्षमता, छात्रों के साथ शिक्षक का व्यक्तिगत संपर्क, कक्षा में लेन देन के प्रबंधन और निगरानी में शिक्षक की दक्षता। कोड आपने देखना है, सही कोड का आपने यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, जल्दी से उत्तर दीजिए सभी बच्चे। पूछा गया है शिक्षण की प्रभावशीलता में सकारात्मक कारक कौन से होंगे, आपको जो विकल्प दिए गए हैं उनके आधार पर आपने बताने हैं। शिक्षण की प्रभावशीलता में सकारात्मक कारक, पॉजिटिव फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। जल्दी से सभी बच्चे फटाफट से उत्तर दीजिए, कौन से ऐसे कारक हैं जो कि सकारात्मक हैं, जो शिक्षण को प्रभावशील बनाते हैं? ऐसे कौन से कारक हैं जो शिक्षण को प्रभावशील बनाते हैं सकारात्मक रूप से? बिल्कुल सभी बच्चे जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए, सभी के जवाब आने चाहिए, सभी सहभागिता निभाइए, जल्दी से उत्तर दीजिए। डिस्कस कर लेते हैं, इसका सही जवाब आपकी स्क्रीन पर है, ACF जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर की व्याख्या मैं आपके लिए कर देती हूँ। ठीक है, पूछा गया था शिक्षण की प्रभावशीलता में सकारात्मक कारक जो शामिल हैं, आपने उन्हें बताना था। विषय के संबंध में शिक्षक का ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है, यदि शिक्षक को अपने विषय में महारत हासिल होगी तो उसका शिक्षण बेहतर हो सकता है। ठीक है, बेहतर होगा। शिक्षक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, शिक्षक जिस भी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से है उसका कहीं भी एक तरह से हम कहते हैं वो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। देखिए, लेकिन जब भी हम पढ़ते हैं शिक्षण के प्रभावक तत्व आपने पढ़े थे,
लेकिन वहां पर हमने बात किया था कि वहां पर शिक्षण के प्रभावक तत्वों में सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि भी आती है, ठीक है, क्योंकि यदि शिक्षक ऐसी घर में उसकी वित्तीय हालत जो है वो ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति दयनीय है, तो ना ही अगर हम शिक्षक के संबंध में और शिक्षार्थी के संबंध में दोनों ही अगर हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि यदि शिक्षक या शिक्षार्थी दोनों की ही आर्थिक हालत ठीक नहीं है तो उनका कहीं भी जो है शिक्षण अधिगम में मन कम लगेगा, ठीक है। और सामाजिक पृष्ठभूमि की यहाँ विद्यार्थियों के संबंध में हम बात कर सकते हैं, शिक्षक के संदर्भ में तो नहीं, क्योंकि सामाजिक किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि से हो उसका कहीं भी महत्व नहीं है, लेकिन शिक्षार्थी की सामाजिक पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं शिक्षण अधिगम को प्रभावित करती है। अगर उसके माता पिता पढ़े लिखे हैं तो वो बेहतर अच्छी समझ बच्चों को दे सकते हैं, अच्छा ध्यान वो रख सकते हैं, लेकिन माता पिता पढ़े लिखे नहीं है तो बच्चे को उस समय मार्गदर्शन देने वाला वहां पर कोई नहीं रह जाता, तो इसलिए उसका शिक्षण, उसका अधिगम भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होता है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि था, आर्थिक पृष्ठभूमि तो प्रभावित करती है लेकिन सामाजिक पृष्ठभूमि जो है वो शिक्षक की प्रभावित नहीं करती है शिक्षण में, इसलिए हम इसको गलत मान के चलेंगे। अगला है शिक्षक का संचार कौशल, यानी जितना संप्रेषण उसका मजबूत होगा, ठीक है, जितना वो अच्छे तरीके से बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति कर पाएगा, जो भी वो पढ़ाना चाहता है बेहतर भाषा में बेहतर तरीके से वो संप्रेषित कर पाएगा और उतना ही शिक्षण जो है वो बेहतर होगा। अगला है छात्रों को खुश करने के लिए शिक्षक की दक्षता। शिक्षक का कार्य नहीं है कि वो छात्रों को खुश रखे, बल्कि शिक्षक का कार्य है कि वो छात्रों को निरंतर सक्रिय रखे, ठीक है। वो खुश प्रसन्न करना उनका कार्य नहीं है, क्योंकि प्रसन्न तो बच्चे जो हैं वो उनके अगर पूरी तरह से उनको आज़ाद छोड़ दिया जाए, पढ़ने को ना कहा जाए तो उनसे उनको बहुत प्रसन्नता होती है, अक्सर हमारे किशोर शिक्षार्थियों को, ठीक है। इसलिए शिक्षक का कार्य छात्रों को खुश करना, प्रसन्न करना नहीं है, बल्कि उनको निरंतर सक्रिय रखना है कि वो रुचिपूर्वक अपने कार्य में, अपने अधिगम के कार्य में संलग्न रह सकें। अगला तो ये तो बिल्कुल ही गलत है आपका, डी जो है। अगला है छात्रों के साथ शिक्षक का व्यक्तिगत संपर्क। देखिए कहीं भी शिक्षण पर इसका प्रभाव नहीं आना चाहिए कि छात्र का शिक्षक के साथ कैसा संबंध है, ठीक है, इसका कहीं भी प्रभाव नहीं आना चाहिए। हो सकता है आपका उसके साथ कोई व्यक्तिगत संबंध हो या आप उसको निजी तौर पर जानते हो, तो उसका कहीं भी शिक्षण पर प्रभाव नहीं आना चाहिए, या उसको आप पसंद नहीं करते हो, ऐसा भी होता है। अक्सर जो बच्चे बहुत ज्यादा तंग करते हैं शिक्षक को, तो तंग करते हैं क्या, शिक्षक को पूरी तरह से परेशान करके रख देते हैं, उसको शिक्षक एक तरह से रोष कायम हो जाता है, तो उसका ये आप उस पर शिक्षण पर कहीं भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि आप बच्चे से पसंद नहीं करते हैं इसलिए आप उसको ढंग से समझाएंगे भी नहीं, ठीक है, तो ये चीज भी बिल्कुल गलत है। अगला है कक्षा में लेन देन के प्रबंधन और निगरानी में शिक्षक की दक्षता। ठीक है, इसमें क्या कहा कि शिक्षक की क्या भूमिका है, पहले तो वो कक्षा की निगरानी करे, यानी कि मॉनिटरिंग करे और उसका प्रबंध करे अच्छी तरह से, ठीक है, कक्षा का प्रबंध करना, कक्षा की निगरानी करना, ये शिक्षक का कर्तव्य होता है शिक्षण कार्य के दौरान। तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे ए, सी और एफ जो है वो बिल्कुल सही विकल्प है। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक वार्षिक परीक्षा प्रणाली के बारे में सही है। आधुनिक वार्षिक परीक्षा प्रणाली के बारे में सही है। वार्षिक परीक्षा प्रणाली साल में एक बार जो आपके साल के अंत में होती है उसे वार्षिक परीक्षा प्रणाली कहा जाता है। क्या करती है यह क्रेमिंग द्वारा ज्ञान प्राप्त करने को प्रोत्साहित करती है। यह नियमित अध्ययन की आदत को प्रोत्साहित नहीं करती है। यह छात्र को नियमित रूप से अपनी कक्षाओं को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है, या उपरोक्त सभी। जल्दी से उत्तर दीजिए, फटाफट से सभी बच्चे उत्तर दे दीजिए, और जिन्होंने भी वीडियो लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दीजिए। बिल्कुल सभी बच्चे जल्दी से उत्तर दीजिए, बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं। बिल्कुल जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, फटाफट सभी बच्चे जल्दी से जवाब दीजिए। उत्सव के तौर पे इस सेशन को ज्वाइन करना है। देखिए मैराथन सेशन है, एक तरह से ये आपका एक तरह से कह सकते हैं कि उत्सव चल रहा है। ठीक है, तो उत्सव के तौर पर फटाफट जवाब देते जाना है आपने। सेलिब्रेट करिए, एंजॉय करिए इस सेशन को। बिल्कुल सही जवाब है आप सभी लोगों का। ये सभी कारक जो हैं ये बिल्कुल ही सही कहे गए हैं। आधुनिक वार्षिक परीक्षा प्रणाली के संदर्भ में क्या करती है आधुनिक जो वार्षिक परीक्षा प्रणाली है, साल में एक बार पढ़ते हैं बच्चे आराम से, साल के अंत में। ठीक है, तो इसलिए क्रेमिंग क्या करते हैं, अंत में एक ही बार पढ़ेंगे तो रट लेंगे चीजों को।
फ्रेमिंग के द्वारा वो ज्ञान प्राप्त करने को ये प्रोत्साहित करती है। बच्चे समझने पर कम और रटने पर इस समय फिर ज्यादा बल देने लगते हैं। यह नियमित अध्ययन की आदत को प्रोत्साहित नहीं करती, बच्चे इससे निरंतर नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, समय समय पर जो आपकी सतत व्यापक मूल्यांकन की जो पद्धति है वो एक बेहतर पद्धति है, जिसमें समय समय पर बच्चे का मूल्यांकन जो है वो किया जाता है। तो ऐसी ही पद्धति जो है वो बेहतर होती है। साल में एक बार आप परीक्षा लेंगे तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा नियमित अध्ययन करने की प्रवृत्ति को कहीं ना कहीं छोड़ देगा। वो सोचेगा अरे पेपर तो अभी आए नहीं, क्योंकि हम अक्सर जब प्रारंभिक अवस्था में होते हैं तो हम जरूरत के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, पढ़ना है तो इससे क्या होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम जो बी विकल्प है उस पर भी जो वो वार्षिक परीक्षा प्रणाली के संदर्भ में बिल्कुल सही है। यह छात्रों को नियमित रूप से अपनी कक्षाओं को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती। क्या करना है स्कूल जाकर के, अभी एग्जाम तो बहुत दूर है। ठीक है, तो इस तरह से हम डी विकल्प पर जो है वो बिल्कुल सहमत होंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षण में पहला महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षण में पहला महत्वपूर्ण कदम है विषय या विषय के पुनर्मूल्यांकन की योजना, विषय के लिए छात्रों की पृष्ठभूमि का आयोजन, सिखाई जाने वाली सामग्री का अध्ययन या छात्रों की पृष्ठभूमि जानना। यहाँ पूछा गया है शिक्षण में पहला महत्वपूर्ण कदम और महत्वपूर्ण कदम, इसमें आप अंतर समझिए। ठीक है, विषय या विषय के पुनर्मूल्यांकन की योजना, विषय के लिए छात्रों की पृष्ठभूमि को जानना, सिखाई जाने वाली सामग्री का आयोजन या छात्रों की पृष्ठभूमि को जानना। जल्दी से बताइए। फटाफट से सभी बच्चे उत्तर दीजिए। पांचवें प्रश्न का आप यहां पर उत्तर दे रहे हैं और इस तरीके के प्रश्न अलग अलग विकल्पों के साथ आपके सामने आए हैं, अलग अलग प्रश्नों के साथ भी कई बार आपके सामने आए हैं। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि छात्रों की पृष्ठभूमि को जानना जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। आप क्या करेंगे, शिक्षण का पहला महत्वपूर्ण कदम होना चाहिए कि छात्रों की पृष्ठभूमि को जाने, पूर्व समय में उन्होंने कितना कितना अधिगम जो है वो किया है, कितनी चीजें सीखी हैं, उनके पूर्व ज्ञान को आप आधार बनाकर नया ज्ञान उन्हें देंगे। तो इसलिए आपको छात्रों की पृष्ठभूमि को जानना जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, बाद में जो चीजें हैं वो आपकी जो पहला ये जो डी विकल्प है इसके बाद चीजें आएंगी। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, छठे प्रश्न पर। चर्चा विधि का उपयोग तब किया जा सकता है जब विकल्प हो, जब विषय हो विषय बहुत कठिन हो, विषय आसान हो, विषय कठिन हो या उपरोक्त सभी। इतनी बार आप लोगों को ये प्रश्न करवा दिए गए हैं, अब तो आप लोगों को रट जाने चाहिए, है ना। जल्दी से उत्तर दे दीजिए। रिवीजन चल रहा है, रिवीजन का आनंद उठाइए, एंजॉय कीजिए इस सेशन को। ठीक है, मजे से उत्तर दीजिए, मजे मजे में उत्तर दीजिए, खेल खेल में उत्तर दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। चर्चा विधि का उपयोग तब किया जाता है, आपने ही अपने माध्यम से इसका एक उदाहरण दिया था जब हम अटके थे एक विषय पर, एक प्रश्न पर हम अटके थे, जो आपका अनुशासन वाला जो प्रश्न था। ठीक है, अनुशासन वाले प्रश्न में जिसमें आदर्श का अनुसरण करेंगे या अनुशासन का अनुसरण करेंगे, शिक्षक के संदर्भ में पूछा गया था। तो आपने किसका उपयोग किया जब आप अटके, जहां पर आपको विषय जो है वो थोड़ा जटिल लगा, तो आपने वहां पर चर्चा विधि का इस्तेमाल किया। तो इसलिए चर्चा विधि का उपयोग तब किया जाएगा जब विषय बहुत ही कठिन हो। ठीक है, तो ए विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है इस संबंध में। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। शिक्षण की गुणवत्ता परिलक्षित होती है, शिक्षण की गुणवत्ता परिलक्षित होती है, विकल्प है कक्षा में छात्रों की उपस्थिति से या छात्रों के उत्तीर्ण प्रतिशत से या छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता के आधार पर या वर्ग में बनाए मौन की अवधि से। जल्दी से बताइए उत्तर, इसके बाद मैं आपको एक अपना अनुभव जो है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूं। जल्दी से उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है। आप शिक्षण की गुणवत्ता परिलक्षित करेंगे, किससे परिलक्षित होगी, बच्चा जिस किस्म के सवाल पूछेगा उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके शिक्षण का स्तर क्या है। ठीक है, इसलिए सी विकल्प जो है
छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता के आधार पर शिक्षण की गुणवत्ता जो है वो दृष्टिगोचर होगी, वो परिलक्षित होगी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एक अपना अनुभव, आप बोर ना हो इसके लिए मैं आपको अपना एक वास्तविक अनुभव बताती हूँ। देखिए, जब भी आप टीचिंग प्रारंभ करते हैं, चाहे वो किसी औपचारिक शिक्षण संस्थान में करें, चाहे वो अनौपचारिक शिक्षण संस्थान में करें, तो जब भी आप किसी नवीन शिक्षण संस्थान में जाते हैं तो उस दिन आप बड़े घबराए हुए रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपका पहला दिन होता है। तो उस समय अक्सर क्या होता है, और अक्सर आप लोगों के साथ भी होता होगा, नर्वसनेस रहती है। ठीक है, और नर्वसनेस में कुछ ऊट-पटांग हरकतें जो है वो होती रहती हैं। तो अक्सर हम पढ़ते हैं या कक्षा में कुछ भी पढ़ा रहे होते हैं, तो अभी जैसे मैंने अभी यहाँ पर पढ़ाने लगी तो तुतला जाते हैं। तो ऐसी समस्या कई बार मेरे साथ हुई है। ठीक है, कि पढ़ाते-पढ़ाते जो है वो तुतला जाना और बच्चों का उस पर हँस देना और साथ में खुद भी हँस लेना। तो वही चीज़ अभी मुझे याद आई। जब भी हम इस तरीके के प्रत्यक्ष कक्षा में जाते हैं तो इस तरीके का अनुभव खूब सारा रहते हैं। कई बार गुस्सा आता है विद्यार्थियों पर, डाँट भी देते हैं, और डाँटते-डाँटते समस्या ये हो जाती है कि बच्चे का जो उस तरह का भाव रहता है, उसके भाव को देख करके एक अलग से हँसी उसी समय आ जाती है। शिक्षक जो है वो एक निरंतर जो है वो कठोर नहीं बना रहता है, क्योंकि डाँटना जो है वो एक तरह से शिक्षक को अभिनय करना पड़ता है वो डाँटने का, कि बच्चे से वो नाराज़ हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर वो उसको सुधारने का कार्य कहीं न कहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि पूरी ज़िम्मेदारी जो होती है वो शिक्षक के ऊपर होती है। तो इसी तरह से आप लोग भी एक बेहतर शिक्षक बनिए, और हर किसी के जीवन में हर कोई नया अनुभव आता है, उस नए अनुभव को अच्छे तरह से बिना डरे आप लोगों को अमल में लाना है। ठीक है, हर किसी चीज़ को एक नया अवसर समझ करके अपनी बेहतर जो है वहाँ पर प्रदर्शन करना है, अपना बेहतर उसको एक नया अनुभव लेकर के। कोई भी चीज़ कार्य जो है वो छोटा या बड़ा नहीं होता। जब भी आप शुरुआत करें, ये ना सोचें कि वो संस्थान छोटा है या बड़ा है। शुरुआत करिए, हर संस्थान आपको कोई ना कोई अनुभव ज़रूर देगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक व्यक्ति के सीखने की क्षमता कब तक है? एक व्यक्ति के सीखने की क्षमता कब तक है? अधिग्रहित करने पर, या शिक्षक, या बुजुर्ग, या इनमें से कोई नहीं? हाउ लॉन्ग इज अ पर्सन एबिलिटी टू लर्न? एक्वायर्ड, टीचर, एल्डर, या नन ऑफ दीज? यहाँ पे पूछा गया कि कितने समय तक, यानी कि आप जो है वो सीखने की क्रिया को करते रहते हैं। ठीक है, कितने समय तक सीखने की क्रिया जो है वो चलती रहती है? जल्दी बताइए उत्तर फटाफट से। प्रश्न को इस तरह से लीजिए कि कितने समय तक आपकी सीखने की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। एक व्यक्ति के जीवन में वो कब तक सीखता रहता है? बिल्कुल सही जवाब है, सरल सा प्रश्न था, तो सी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही विकल्प है। ठीक है, बुजुर्ग होने तक, यानी कि आपकी जो शिक्षा की अवधारणा जो कहती है कि शिक्षा क्या है, या फिर एक तरह से हम कहते हैं हमारा अधिगम कब तक होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए, आपके जन्म लेने से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ अधिगम करते हैं, और जब तक आप मृत्यु शैया पर नहीं पहुंच जाते हैं, ऊपर नहीं चले जाते हैं, तब तक भी आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अंतिम सांस तक प्राण किस तरह से जाते हैं, हमने जीवन में कितने कर्म किए, कैसे कर्म किए, क्या फल मिल रहा है, वो सभी चीजें हम जीवन के मरने तक शिक्षा लेते हैं। जब शिक्षक का हम व्यापक अर्थ लेंगे तब, ठीक है, तो हम मरने तक कुछ ना कुछ अधिगम यानी सीखते ही रहते हैं। इसलिए यहाँ पर सी विकल्प पर हम सहमत होंगे कि एक व्यक्ति सीखने की क्षमता उसके बुजुर्ग होने तक होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। आप अपने प्रतिपक्षीय व्यवहार का प्रदर्शन कैसे करेंगे? आप अपने प्रतिपक्षीय व्यवहार का प्रदर्शन कैसे करेंगे? विकल्प: उच्च आत्मसम्मान और अहंकारी व्यवहार को बनाए रखना। बी, खुद के व्यवहार को अधिक संतुलित और निष्पक्ष बनाकर। सी, शिक्षक द्वारा हमला करके, या शिक्षक समुदाय की आलोचना करके। आप अपने प्रतिपक्षीय व्यवहार का प्रदर्शन कैसे करेंगे? हाउ विल यू डेमोन्स्ट्रेट योर काउंटर पार्टी बिहेवियर? उच्च आत्मसम्मान और व्यवहार, अहंकारी व्यवहार को बनाए रख करके, कि मैं तो टीचर हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं सबसे उच्च हूँ, मैं सबसे ज्यादा उच्च पद पर हूँ, या खुद के व्यवहार को अधिक संतुलित और निष्पक्ष बनाकर आप एक संतुलित व्यवहार करेंगे, निष्पक्ष व्यवहार करेंगे, या आप अटैक करेंगे अन्य शिक्षकों पर कि वो आपके प्रतिपक्ष में कैसे हैं। ठीक है, या शिक्षक समुदाय की आलोचना करके। ये टीचर्स लोग तो होते ही ऐसे, जब देखो पीछे बात ही करते रहते हैं। देखिए, व्यवहारिकता कुछ और है। जब आप जाएंगे आगे ऑफिस जॉब में, कई सारे बच्चे करते भी होंगे, है ना, कई सारे बच्चे किसी ना किसी कार्य में जुटे हुए होंगे, और वहां पर आप देखते हैं कि जब दो तीन लोग जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं, तो किसी तरह की कोई ना कोई राजनीति वहां पर प्रारंभ हो ही जाती है।
ठीक है। तो वहां पर आलोचना करना या एक दूसरे के पीठ पीछे बातें करना ये सामान्य है, और हमें इस चीज से भी एक शिक्षण कार्य के माध्यम से हम इस चीज से भी एक तरह से सोचते हैं कि ये भी एक दैनिक क्रिया है। ठीक है, तो बिना बुरा मानते हुए, बिना अपना मनोबल गिराए हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। किसी भी आलोचना से हमारे शिक्षण पर या फिर हमारे व्यवहार पर कोई भी फर्क नहीं आना चाहिए। ठीक है, अपनी आलोचना को एक बेहतर तरीके से लीजिए। ठीक है, एक कबीर दास जी का दोहा है शायद कि निंदक नेड़ा राखिए, यानी कि अपने निंदकों को हमेशा अपने समीप रखना चाहिए। उन्होंने कहा है निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बनाए। ठीक है, अपने आंगन में ही एक कुटिया बना करके निंदक को अपने समीप रख लो, जिससे कि आपको अपने व्यक्तित्व के जितने भी बुरे रूप हैं उसके बारे में आपको पता चलता रहे और आप उसमें सुधार कार्य जो है वो निरंतर करते रहें। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा इसके संदर्भ में आपने बताना है। आप अपने प्रतिपक्षीय व्यवहार का प्रदर्शन कैसे करेंगे? कैसे करेंगे आप? खुद के व्यवहार को अधिक संतुलित और निष्पक्ष बनाकर आप अपने प्रतिपक्षीय व्यवहार का प्रदर्शन जो है वो करेंगे। ठीक है, अपने व्यवहार को कहीं ना कहीं संतुलित बनाएंगे, सुधारने या निष्पक्ष रखने का आप कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे। तो बी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। एक शिक्षक जो अपने अध्ययनकर्ताओं के ध्यान को आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, एक शिक्षक जो अपने अध्ययनकर्ताओं के ध्यान को आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, वो विद्यार्थियों का ध्यान नहीं अपने ऊपर केंद्रित कर पा रहा है जब वो पढ़ा रहा है, तो क्या करेगा? उसकी शिक्षण पद्धति का मूल्यांकन करे और उसमें सुधार करे। जिस तरह से वो पढ़ा रहा है, जिस तरीके से वो पढ़ा रहा है उसका मूल्यांकन कर सकता है, मैं ठीक भी पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर कमियां हैं तो उसको सुधारने का प्रयास करेगा, या वो सोचेगा नहीं मेरे से नहीं हो रहा है, ये शिक्षा का कार्य तो मेरे से नहीं हो रहा है, मैं इस्तीफा दे देता हूँ, या उसके प्यूपल्स में दोष ढूंढेगा, शिक्षार्थियों में दोष ढूंढेगा, या डिक्टेटिंग शुरू कर देगा, यानी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो चलो कुछ ना कुछ सुलेख लिख लो। जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही विकल्प है। उम्मीद है सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इस प्रश्न का सामान्य सा प्रश्न है। ठीक है, कि वो क्या करेगा? उसकी शिक्षण पद्धति का मूल्यांकन करेगा और उसमें सुधार करने का वो प्रयास करेगा। ठीक है, और कई बार आप जब भी शिक्षण व्यवसाय से जुड़ेंगे तो ऐसी चुनौतियां आपके सामने आएंगी पूरे के पूरे शिक्षण काल में, कि आपको लगेगा नहीं अब तो मैं ये नौकरी करने वाला ही नहीं हूँ, अब तो मैंने बस इस्तीफा दे देना है, मैंने रिजाइन कर देना है, बोलते रहो जिसको जो बोलना है। तो आपको हर दूसरे तीसरे दिन इस तरीके का व्यवहार आपके साथ हो जाता है कि आपको लगता है कि अब मुझे ये नौकरी करनी नहीं है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप इस तरह का व्यवहार करते करते कई साल आपने उस संस्थान में बिता दिए। और ये हर नौकरी का ही हिसाब है। ठीक है, आप किसी भी व्यवसाय से जुड़ जाएं, आपको हर व्यवसाय में इस तरीके का अनुभव रोजमर्रा के जीवन में कई बार हो जाता है। ठीक है, तो ए विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कक्षा में लोकतंत्र के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ परिलक्षित होता है। कक्षा में लोकतंत्र के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ परिलक्षित होता है छात्रों को कक्षा नियमों और विनियमों का पालन की स्वतंत्रता देना। आप यही कहेंगे कि अधिकांश महिला छात्र पुरुष छात्रों की तुलना में अधिक ईमानदार होते हैं। ठीक है, आप पुरुष छात्रों को सही ठहराएंगे कि यह आपके लिए कठिन है कि आप महिला छात्रों द्वारा किए गए अनुरोध को अस्वीकार कर दें, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, ए बी सी या डी? देखिए, ये भी वो प्रश्न है जिस पर एक विवाद की स्थिति उपजी थी। ठीक है, तो आज मैं आपको इसका विवाद जो था वो क्लियर करके आपको बताने वाली हूँ। बिल्कुल सही जवाब है जो आप जितने भी बच्चे कह रहे हैं, ए विकल्प जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। जब भी आप कक्षा में लोकतंत्र के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ परिलक्षित जो होता है कि लोकतांत्रिक व्यवहार क्या होता है, जिसमें सभी अपनी अभिव्यक्ति कर सकें, स्वतंत्रता हो लोगों को। ठीक है, तो ए विकल्प जो है छात्रों को कक्षा के नियमों और विनियमों के पालन करने की स्वतंत्रता देना, ये बिल्कुल सही है। हम बी पर सहमत हो रहे थे। देखिए, बी विकल्प जो है वो लोकतंत्र को परिलक्षित नहीं कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वर्ग भेद, असमानता के भाव को स्पष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? आप यही कहेंगे कि अधिकांश महिला छात्र पुरुष छात्रों की तुलना में अधिक ईमानदार हैं। हम समानता की बात करते हैं लोकतंत्र में। ठीक है, हम समानता की बात कर रहे हैं, तो हम समानता को जब लेकर के चल रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि महिला जितनी भी है वो पुरुष छात्रों की तुलना में अधिक ईमानदार होती है। ठीक है, हमेशा इस तथ्य को हम नहीं मान करके चलेंगे।
कई बार हमारे पुरुष भी ज़्यादा ईमानदार होते हैं और कई बार महिलाओं में भी दोष आ जाता है, ठीक है। और आजकल तो वर्तमान समय में मैं खुद एक महिला हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आजकल महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा तेज़ हो गई हैं, ज़्यादा अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो गई हैं, और इतनी जागरूक हो गई हैं कि कई जो महिलाएं हैं वो अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल भी कर रही हैं, ठीक है। तो अगर आप सक्षम हैं तो आप समानता के हकदार हैं, ठीक है। मैं एक स्वयं महिला होने के नाते मैं यही कहूँगी कि अगर मैं सक्षम हूँ तो मैं स्वयं मुझे कोई भी विशिष्ट व्यवहार जो है वो समाज से नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे आप अक्सर बसों में देख लेते हैं, बसों में देखते हैं ना आप, जब दिल्ली में आप कभी आएंगे तो आपको दिखेगा, जब मैं कॉलेज में जाती थी तो प्रारंभ में तो कुछ सीटें रिजर्व थी केवल महिलाओं के लिए, ठीक है। और एक ऐसा समय आ गया कि जब बसों में ज़्यादा जो ग्रीन वाली बसें आपकी जो चलनी शुरू हो गई, ज़्यादा सीटें जो है वो केवल महिलाओं के लिए ही आरक्षित कर दी गई, कुछ बुजुर्गों के लिए और कुछ विकलांगों के लिए। अब पुरुष बेचारे बैठे कहाँ, यदि कोई पुरुष है और वो बीमार है तो महिला तो बड़े हक से, हम लोग जब जाते थे तो बड़े हक से, जो लड़कियां हैं वो बड़े हक से कहती थी उठ जाइए सीट से, भाई उनका अधिकार है इस सीट पर बैठने का, लिखा हुआ लेडीज सीट है। अगर आप सक्षम हैं, आपको बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे जाना है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको किसी इंसान को, एक इंसानियत के नाते वो जो बैठा हुआ है जिसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप उसको उठा रहे हैं और बाकी आप लोग बैठ रहे हैं। अगर आप सक्षम हैं, शारीरिक रूप से ठीक है, तो आपको किसी भी प्रकार का विशेष व्यवहार जो है वहां पर नहीं चाहिए, ठीक है। अगला कह रहा है कि आप पुरुष छात्रों को सही ठहराएंगे कि यह आपके लिए कठिन है कि आप महिला छात्रों द्वारा किए गए अनुरोध को अस्वीकार कर दें। ये भी कहीं ना कहीं एक अतार्किक विकल्प यहाँ पर है, या इनमें से कोई नहीं, ये नहीं है, बल्कि ए विकल्प जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान है, उसमें बोला गया है सही व्यक्ति को भरिए। जिन्होंने ये कहा है ने माना है कि मनोविज्ञान का मानव व्यवहार से सीधा संबंध है। जल्दी से उत्तर दीजिए, 12वें प्रश्न का आप यहां पर उत्तर दे रहे हैं। जल्दी से उत्तर दीजिए, 12वें प्रश्न का आप लोग यहां पर उत्तर दे रहे हैं। जल्दी से सभी बच्चे उत्तर दे दीजिए। सही विकल्प है इसका, जो सी विकल्प है वो बिल्कुल सही है। यानी हैरिसन का ये कथन था कि हैरिसन ने माना कि मनोविज्ञान का मानव व्यवहार से सीधा संबंध है। तो ये कथन है, इसको आप याद कर लीजिए, किसने कहा है, ठीक है। हैरिसन ने कहा है कि मनोविज्ञान का मानव व्यवहार से सीधा संबंध है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि कोई छात्र सुधार के लिए सभी प्रयासों का जवाब नहीं देता है, उसका इलाज कैसे किया जाना चाहिए। यदि कोई छात्र सुधार के लिए सभी प्रयासों का जवाब नहीं देता है, उसका इलाज कैसे किया जाना चाहिए। मनोविज्ञान और सामाजिक कार्य विशेषज्ञों से परामर्श करके, या परामर्शदाता माता पिता पर आप उनके माता पिता से परामर्श लेंगे, या उसे स्कूल छोड़ने के लिए कहेंगे, या उसके प्रति सख्त अनुशासन आप रखेंगे। जल्दी से उत्तर दीजिए। पूछा गया है कि यदि कोई छात्र सुधार के लिए सभी प्रयासों का जवाब नहीं देता है, यानी कि आप उसमें सुधार करना चाह रहे हैं, कोई इंप्रूवमेंट आपको नहीं दिख रही, कोई सुधार आपको नहीं दिख रहा, तो उसका आप इलाज कैसे करने का प्रयास करेंगे, क्या करेंगे उसके इलाज के लिए कि उसमें कुछ सुधार हो जाए। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है, और आपको आ भी जाना चाहिए, इतना अभ्यास आपको हो गया है, ठीक है। तो ए विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्य विशेषज्ञ से परामर्श आप करेंगे कि ताकि उनकी एक तरह से काउंसलिंग हो जाए, आपकी साइकोलॉजिस्ट से भी आप सलाह लेंगे, आप किसी सामाजिक कार्य विशेषज्ञ से भी सलाह लेंगे, ठीक है। तो उनसे सलाह लेके उनका एक अच्छी तरह से आप उनको परामर्श दिलाएंगे, उनकी एक काउंसलिंग करेंगे, जिससे कि वो इस तरीके का व्यवहार जो है वो आगे ना दोहराए, ठीक है। तो 13वें प्रश्न के लिए जो ए विकल्प है वो बिल्कुल सही है। अगले 14वें प्रश्न पर हम चलते हैं। यदि परीक्षाएं निकट हैं और पाठ्यक्रम अधूरा है, तो शिक्षक को चाहिए कुछ चुने हुए प्रश्नों को हल करें, घर पर ही कार्य पूरा करें, कोर्स पूरा करने के लिए स्कूल में अतिरिक्त कक्षाएं लें, परीक्षा के पेपर में उस भाग के प्रश्नों को छोड़ देना चाहिए। जल्दी से उत्तर दीजिए। यदि परीक्षाएं निकट है और पाठ्यक्रम अधूरा है, तो शिक्षक को चाहिए क्या करे। शिक्षक एग्जाम पास हैं, सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, शिक्षक क्या करेगा, बस कुछ गिने चुने प्रश्नों को हल कर देगा बच्चों के सामने। घर पर ही कोर्स पूरा करो, जाओ घर में अपने आप काम करिए।
ठीक है, अपने आप अपना कोर्स पूरा करिए, होमवर्क में करके लाइए से। कोर्स पूरा करने के लिए स्कूल में अतिरिक्त कक्षाएं लें, यानी कि उसको एक्स्ट्रा क्लास लेकर के, अतिरिक्त कक्षाएं लेकर के जो बच गया है सिलेबस जो पेपर में आने वाला है उसको पूरा कराए, या परीक्षा के पेपर में उस भाग के प्रश्नों को छोड़ देगा। जब पेपर बनाएगा, क्वेश्चन पेपर बनाएगा, तो उस सब्जेक्ट से या उस टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं डलवाएगा। बिल्कुल सही विकल्प है कि कोर्स पूरा करने के लिए स्कूल में अतिरिक्त कक्षाएं वो लगवाए, ठीक है, खुद से अतिरिक्त कक्षाएं वो ले, जिसके माध्यम से वो अतिरिक्त कक्षाओं में उस विषय का जो कोर्स पूरा नहीं हुआ उसको पूरा करवा सके। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। सी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, यदि कोई छात्र आपको किसी पारिवारिक समस्या के बारे में बताता है तो आप क्या करेंगे? ए, उसे स्कूल में पारिवारिक समस्या पर चर्चा न करने की सलाह देंगे कि यह तुम्हारा घरेलू मुद्दा है, इस पर यहाँ पर आप बात न करें। या बी, उसे केवल संबंधित चीजों का अध्ययन करने के लिए कहेंगे कि जो भी चीज हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड आप बात करिए, बाहर की बातें आप यहाँ पर मत करिए। या उसे काउंसलर के पास भेजेंगे, जाओ काउंसलर के पास और उनसे बात करके आओ। या उसकी समस्या को सुनेंगे और उसे नैतिक समर्थन देंगे। जल्दी से उत्तर दीजिए। आप सुनेंगे उनकी समस्या को और उनको कोई नैतिक समर्थन जो भी आपसे बन पड़ेगा आप वो समर्थन उन्हें देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही जवाब है डी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है कि आप उसकी समस्या को सुनेंगे। आप किसी भी छात्र की किसी भी बात की अनदेखी नहीं कर सकते, ठीक है। बच्चा आपके स्कूल या कॉलेज में, आप किसी भी शिक्षण संस्थान में है, किसी भी औपचारिक शिक्षण संस्थान में है, तो वहां पर आपका दायित्व बन जाता है कि आप बच्चों की समस्याओं को सुने, क्योंकि आप उनके लिए प्रतिबद्ध हैं, ठीक है। आप उनके लिए प्रतिबद्ध हैं, एक निर्देशक के तौर पर, एक मार्गदर्शक के तौर पर आपको चुना गया है उस कार्य के लिए। और आप किसी व्यवसाय में हैं तो अपनी इच्छा से आप उस व्यवसाय में हैं, किसी इच्छा से आप उस संस्थान में बने हुए, तो आपकी एक जिम्मेदारी बन जाती है। इस स्थिति में आप बच्चों की समस्याओं को सुने और जो भी नैतिक समर्थन आपके आपके हाथ में हो सके आप उनको देंगे। तो डी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। एक प्रभावी शिक्षक ज्ञान को प्रतिरूपित करता है, जानकारी देता है, डेटा को बनाए रखने में सक्षम है, या इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी बताइए, ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी? जल्दी से बताइए। एक प्रभावी शिक्षक है जो सर्वोपरि विकल्प है, आप उसका चयन करेंगे। प्राथमिक तौर पर जिसे आप चयन करेंगे उसका चयन करेंगे। जब भी 2 या 3 विकल्पों में विवाद की स्थिति हो तो आपने यही हमेशा याद रखना है कि जो प्राथमिक तौर पर आप चुनने का एक तरह से प्राथमिकता के तौर पर आप जिसे चुनना चाहते हैं उसे आप चुनेंगे, ठीक है। तो सबसे सही जवाब है आपका, जिन्होंने भी ए विकल्प दिया है वो बिल्कुल सही जवाब है, यानी ज्ञान को प्रतिरूपित करता है। एक प्रभावी शिक्षक जो है वो अपने ज्ञान को बच्चों तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आपके विद्यालय के कुछ छात्र औसत से कम है, ठीक है, यानी कि वो इतने ज्यादा पढ़ने में अच्छे नहीं है। एक प्रधानाचार्य के रूप में उनके प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? आप प्रधानाचार्य हैं और जो बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं पढ़ाई में उनके प्रति आप कैसा व्यवहार रखेंगे? उन्हें उसी कक्षा में रोक लेंगे, आगे नहीं भेजेंगे, पास नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो आगे, उनको उन्हीं कक्षा में रोक लेंगे। ये बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं, इनको इसी कक्षा में रोक लिया जाए। या उनके प्रति थोड़ा और उदार रवैया आप अपनाएंगे, या अन्य सभी छात्रों को के समान उनके साथ व्यवहार करेंगे, या उनके लिए कुछ खास नहीं करेंगे, जैसे चल रहा है वैसा ही चलने देंगे? जल्दी से उत्तर दे दीजिए। जल्दी से सभी बच्चे उत्तर देंगे। तो जो बच्चे बी विकल्प जो कह रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। बी विकल्प कह रहा है कि उसके प्रति थोड़ा और उदार रवैया आप अपनाएंगे, ठीक है, उनके प्रति थोड़ा नरम व्यवहार आप अपनाएंगे क्योंकि वो औसत से कम है। तो उनके औसत से कम होने का कोई ना कोई कारण होगा, या तो वो बौद्धिक रूप से कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं, ठीक है, या कोई अन्य तौर पर वो किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, ठीक है, या मनोवैज्ञानिक समस्या का सामना कर रहे हैं। तो इस तरीके का कारण हो सकता है, तो इसलिए उनके प्रति थोड़ा और उदार व्यवहार आप करेंगे। तो डी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला 18वां प्रश्न है आपके सामने।
निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षण सहायक सामग्री है? निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षण सहायक सामग्री है? विंड मिल का वर्किंग मॉडल, टेप रिकॉर्डर, 16 mm का फिल्म प्रोजेक्टर या उपरोक्त सभी? जल्दी बताइए, ए, बी, सी या डी? आपको पूछा गया है शिक्षण सहायक सामग्री है, जल्दी से बताइए, उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है। इसमें शिक्षण सहायक सामग्री पूछी हुई थी, तो सी जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, सी विकल्प जो है उन्होंने उपरोक्त सभी कहा है। बिल्कुल, ये सारे ही विकल्प जो हैं वो शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आपके आते हैं। ठीक है, तो ये सारे ही विकल्प आपके शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं। विंड व्हील का वर्किंग मॉडल, मॉडल के माध्यम से भी आप बच्चों का अधिगम कर सकते हैं। टेप रिकॉर्डर तो शिक्षण सहायक सामग्री है ही, ठीक है, और प्रोजेक्टर भी शिक्षण सहायक सामग्री है। क्लास में आप बच्चों को जब प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाते हैं, ठीक है, प्रोजेक्टर क्या होता है आपने क्लास में देखा होगा, एक इस तरीके का एक बक्सा सा लगा रहता है जिसमें व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, व्हाइट बोर्ड में रोशनी जाती है और उसके माध्यम से आप उन्हें पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी जो है वो बिल्कुल शिक्षण सहायक सामग्री है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है केवल तर्क विकसित करना, केवल सोच विकसित करना, जानकारी देना या उपरोक्त सभी? जल्दी से बताइए, ए, बी, सी या डी? शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है ए, बी, सी या डी? बिल्कुल सही जवाब है, अधिकांश बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। डी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, उपरोक्त सभी जो है वो सारे के सारे शिक्षण के उद्देश्य हैं। शिक्षण के माध्यम से एक शिक्षक जो है वो तर्क भी विकसित करेगा, बच्चों की सोच या समझ भी विकसित करेगा और बच्चों को जानकारी भी उपलब्ध कराएगा। तो ये तीनों ही विकल्प जो हैं वो बिल्कुल सही है शिक्षण के संदर्भ में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण शिक्षक के अंदर नहीं होना चाहिए? निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण शिक्षक के अंदर नहीं होना चाहिए? धैर्य और सहनशीलता, मधुर, विनम्र और स्पष्ट आवाज, अंधविश्वास, अच्छा संचार कौशल? जल्दी से उत्तर दीजिए सभी बच्चे, ए, बी, सी या डी? जल्दी से उत्तर दे दीजिए। यहां पूछा गया है अच्छा नहीं होना चाहिए, के अंदर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है, सी विकल्प जो है अंधविश्वास शिक्षक के अंदर नहीं होना चाहिए, उसको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, उनको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए चलना चाहिए। ठीक है, तो अंधविश्वास तो बहुत दूर की बात है, शिक्षक को इस जो अंधविश्वास के चक्रव्यूह में नहीं फंसना है। ठीक है, धैर्य और सहनशीलता उसके अंदर होनी चाहिए, मधुर, विनम्र और स्पष्ट आवाज उसकी होनी चाहिए, अच्छा संचार का कौशल होना चाहिए, लेकिन सी विकल्प जो है वो नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों के लिए 20 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गए, 20 प्रश्न आपने कर लिए, 30 प्रश्न आपने और करने हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा आपने अभी तक उत्तर दिया है, इसी तरह बने रहिए, लाइक कीजिए, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी ने लाइक करना है इस वीडियो को। ठीक है, और मेरा रेफरल कोड अगर भूल गए हैं तो एक बार और याद दिला देती हूँ, लाइव JJ रेफरल कोड है। ठीक है, जब भी सब्सक्रिप्शन लें तो जितने भी बच्चे सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं सभी इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पेपर 1, पेपर 2, मॉक टेस्ट सीरीज और हर टीचर की वीडियो, हर टीचर का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लाइक जिन्होंने नहीं किया है वो लाइक कीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। 21वां प्रश्न आपके सामने है, 21वां प्रश्न है आपके सामने, आप अपने निष्पक्ष व्यवहार का प्रदर्शन कैसे करेंगे? आप अपने निष्पक्ष व्यवहार का प्रदर्शन कैसे करेंगे? उच्च आत्मसम्मानपूर्ण और अहंकारी व्यवहार को बनाए रखिए। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, खुद के व्यवहार को अधिक संतुलित और निष्पक्ष बनाकर, शिक्षक की आलोचना करके या शिक्षक समुदाय की आलोचना करके? जल्दी से फटाफट से, ये रिपीट हुआ है, ज्यादा समय हम इस पर नहीं लेंगे। ठीक है, ज्यादा समय इस पर हम यही नहीं व्यय करेंगे। तो जो बी विकल्प है वो बिल्कुल सही है, खुद के व्यवहार को अधिक संतुलित और निष्पक्ष बनाकर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। औपचारिक शिक्षा का प्रभावी घटक है अनुदेशन, प्रतिपादन, प्रशिक्षण या अनुबंध? औपचारिक शिक्षा का प्रभावी घटक है ए, बी, सी या डी? अनुदेशन, प्रतिपादन, प्रशिक्षण या अनुबंध? औपचारिक शिक्षा
जिसमें आप कक्षा कक्ष में बैठ करके शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है, एक शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों होते हैं वहां पर, तो क्या औपचारिक शिक्षा का प्रभावी घटक होगा? औपचारिक शिक्षा का प्रभावी घटक क्या होगा? ए, बी, सी या डी? बिल्कुल सही जवाब कई बच्चों ने दिया है। औपचारिक शिक्षा यानी कि कक्षा कक्ष में बैठ कर के जो शिक्षक शिक्षार्थियों को शिक्षा देता है वो आपकी औपचारिक शिक्षा है, यानी स्कूल कॉलेज की आपकी जो शिक्षा है वो एक औपचारिक शिक्षा है, ठीक है। तो इसका सही विकल्प होगा अनुदेशन, यानी कि इंस्ट्रक्शन देने का कार्य जो है वहां पर किया जाता है। शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को अनुदेश देता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देता है, बहुत सारे अनुदेश देता है, जिन अनुदेशों का पालन जो है वो उसके शिक्षार्थी करते हैं। तो ए विकल्प जो है इस संदर्भ में बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 23वें प्रश्न पर। शिक्षण क्रियाओं का महत्व है अध्यापकों के द्वारा कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व और बाद में की जाने वाली संपूर्ण क्रियाओं का ज्ञान, या अध्यापकों द्वारा अपने शिक्षण कौशल में अपेक्षित सुधार, या अध्यापकों के द्वारा शिक्षण चरों का उत्तम ज्ञान, या उपरोक्त सभी? जल्दी से उत्तर दीजिए। शिक्षण क्रियाओं का महत्व है, ए, बी, सी या डी? जल्दी से उत्तर दीजिए। बहुत ही सामान्य से प्रश्न है, लेकिन ये सामान्य प्रश्न आपका एक दृष्टिकोण विकसित कर देंगे, इस तरीके के प्रश्नों को किस तरह से हल किया जाता है, ठीक है। एक दृष्टिकोण जरूर विकसित हो रहा है इससे आपका कि किस तरीके के प्रश्न आएंगे, कैसा रवैया आपको अपनाना है, ठीक है। तो जल्दी से उत्तर दीजिए। कई बार सरल सामान्य से प्रश्न आपको दुविधा में डाल देते हैं अपने विकल्पों के आधार पर, ठीक है। अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और भी बेहतर करिए, एक समझ आपकी यहाँ पर विकसित हो रही है। सही उत्तर है आपका डी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि शिक्षण क्रियाओं का महत्व सभी से है। अध्यापकों के द्वारा कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व क्या करता है? प्रवेश करने से पूर्व अपनी पाठ योजना तैयार करता है, ठीक है, और बाद में की जाने वाली संपूर्ण क्रियाओं का ज्ञान उसको होना चाहिए। बाद में वो क्या करेगा? छात्रों का मूल्यांकन करेगा और अपनी आने वाली पाठ योजना को तैयार करेगा। क्या कमियां रह गई पाठ को प्रस्तुतिकरण में, उन प्रस्तुतिकरण के संबंधी जो भी समस्याएं उसको आई उन पर विचार करना, उनको सुधारना, ठीक है, और फिर से पुनः उस चीज की योजना बनाना, ये सारी चीजें आपकी आ गई इसके अंदर। अध्यापक द्वारा अपने शिक्षण कौशल में अपेक्षित सुधार, ठीक है। अध्यापक क्या करेगा? निरंतर अपने शिक्षण कौशल को सुधारने का प्रयास करता रहेगा। अध्यापकों के द्वारा शिक्षण चरों का उत्तम ज्ञान, यानी कि जितने भी शिक्षण चर हैं, यानी जितने भी तत्व हैं, जितने भी कौशल हैं, जितने भी सिद्धांत है, वो सभी चीजें उनको जानकारी उनको होनी चाहिए अध्यापकों को। तो डी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, यह कथन किसका है? गेट्स, गुलफोर्ड, हंटर या गैरेट? जल्दी से उत्तर दीजिए। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, किसका कथन है? जल्दी से, ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी? बिल्कुल सही जवाब है। अधिकांश बच्चों का पहले भी इस चीज का रिवीजन हुआ है, तो ए विकल्प जो है गेट्स महोदय जो है वो बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न के लिए, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। याद रखिएगा जिन्होंने गलत जवाब दिया है, गेट्स महोदय का अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, ये कथन उन्होंने कहा था, ठीक है। आप लोगों को ये याद रखना है। नहीं पता, बहुत सारे लोगों का कमेंट है वो आता है, नहीं पता, नहीं आइडिया है, तो अब आइडिया हो गया, अब पता चल गया, ठीक है। इसको याद रखना है आप लोगों ने। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वारा किसी शिक्षा शास्त्री ने शिक्षण के सामान्य सूत्र बताए हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वारा किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षण के सामान्य सूत्र बताए हैं? जेम्स ग्रेवर या हर्बर्ट स्पेंसर या थॉर्नडाइक या गैगने कह सकते हैं। जल्दी से बताइए, ए, बी, सी या डी? 25वें प्रश्न का आप यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं।
जल्दी से उत्तर दे दीजिए सभी बच्चे। बिल्कुल सही जवाब है, हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया द्वारा किसी शिक्षा शास्त्री ने शिक्षण के सूत्र दिए हैं, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने शिक्षण के सूत्र दिए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है शिक्षक, विद्यालय, अधिगमकर्ता या पाठ्यक्रम? शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है शिक्षक, विद्यालय, अधिगमकर्ता या पाठ्यक्रम? सरल सा प्रश्न है, बार बार पूछा गया है। ठीक है, शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है या वर्तमान समय में शिक्षा का स्वरूप है, किस पर केंद्रित है शिक्षण का स्वरूप वर्तमान समय में? इस तरह से ये प्रश्न भी आ सकता है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार से ये प्रश्न आ सकता है, आपने जवाब देना है वहां पे। बिल्कुल, अधिगमकर्ता सी विकल्प जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है आपका अधिगमकर्ता। अधिगमकर्ता कह लीजिए, अध्येता कह लीजिए, शिक्षार्थी कह लीजिए, विद्यार्थी कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, क्या क्या? अधिगमकर्ता, अध्येता, शिक्षार्थी, विद्यार्थी, एक ही चीज है। तो सी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। यह सीखने की परिभाषा किसने दी थी? जेम्स ग्रोवर, हर्बर्ट स्पेंसर, थॉर्नडाइक या वुडवर्ड? जल्दी से उत्तर दीजिए। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रतिक्रिया है। यह सीखने की परिभाषा किसने दी? ए, बी, सी या डी? बिल्कुल सी, जो डी विकल्प जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। वुडवर्ड जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, वुडवर्ड ने कहा है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। यह सीखने की परिभाषा वुडवर्ड ने दी। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। सीखने संबंधी अभ्यास, प्रभाव, तत्परता के नियम को किसने प्रतिपादित किया है? सीखने संबंधी अभ्यास, प्रभाव, तत्परता के नियम को किसने प्रतिपादित किया है? जेम्स ग्रोवर, हर्बर्ट स्पेंसर, थॉर्नडाइक या वुडवर्ड? जल्दी से उत्तर दीजिए। ए, बी, सी या डी? सी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। थॉर्नडाइक ने कहा था अभ्यास, प्रभाव, तत्परता का नियम जो है उसने दिया था। उसने क्या कहा था? जब तक कोई सीखने के लिए तैयार ना हो आप उसे नहीं सिखा सकते हैं। ठीक है, तो तत्परता का सिद्धांत यही है, क्या कि जब तक कोई सीखने के लिए तत्पर ना हो, तैयार ना हो, आप उसका अधिगम जो है वो नहीं करा सकते। थॉर्नडाइक ने इसे दिया है, स्क्रीन पर उत्तर है, देख लीजिए। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? पूरी किंडरगार्टन प्रणाली आपको मैंने करा दी है। ठीक है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है किंडरगार्टन प्रणाली क्या है वो जाकर के देख लीजिए। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता या फाउंडर हम कह सकते हैं किंडरगार्टन प्रणाली, अंग्रेजी में नहीं आया है ये प्रश्न। फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन मेथड कौन? गेट्स महोदय, गिलफोर्ड महोदय, फ्रोबेल या फिर गैरेट? जल्दी से उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है आपका, सी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही विकल्प है, यानी कि फ्रोबेल ने आपकी किंडरगार्टन प्रणाली दी थी। ठीक है, इनको जन्मदाता माना जाता है। क्या थी किंडरगार्टन प्रणाली? जो आपके बहुत ही प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाती है, आपकी प्री प्राइमरी की जो एजुकेशन होती है, तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे मासूम से बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है, उनको पहले बड़ी सख्ताई से निपटा जाता था। उनके साथ उनको ऐसा समझा जाता था जैसे कितने उद्दंड बच्चे हैं वो। तो उनकी सख्ताई को इन्होंने यहाँ पर ख़त्म किया। इन छोटे बच्चों के लिए कहा कि बहुत ही संवेदनशील हैं, तो इनके साथ बहुत ही नाजुक तौर पर कार्य करना चाहिए, बहुत ही संवेदनशील ये होते हैं। ठीक है, तो इनको क्या किया, इनको ये कहा गया, फ्रोबेल ने ये कहा कि इनको स्वतंत्र रहकर आप इनका अधिगम कराइए, समूह में बैठ करके इनका अधिगम कराइए। जब इनको पूरा स्वतंत्र वातावरण देंगे तो उस स्वतंत्र वातावरण में ये अपनी क्षमताओं का अधिक अच्छी तरीके से विकास कर पाएंगे। ठीक है, तो इनको समूह में बैठ करके, एक ग्रुप में बैठ करके इनको पढ़ाया जाता था, छोटी छोटी चीजें इनको सिखाई जाती थी। कोई बच्चा कोई काम कर रहा है, कोई बच्चा कोई काम कर रहा है, आपस में एक दूसरे के साथ बैठे हुए एक सामूहिकता का इसमें विकास होता था। ठीक है, और
पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, लेकिन तब भी पूरी तरह से अनुशासन जो है वो बना रहता था। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। 30वां प्रश्न है, किंडरगार्टन शब्द का क्या अर्थ है? किंडरगार्टन शब्द का क्या अर्थ है? बच्चों का बगीचा, बच्चों का खेल का मैदान, बच्चों का घर या बच्चों का कक्ष? किंडरगार्टन शब्द का क्या अर्थ है? बच्चों का बगीचा, बच्चों का खेल का मैदान, बच्चों का घर या बच्चों का कक्ष? तो जितने भी बच्चे कह रहे हैं ए विकल्प बिल्कुल सही है, उन सभी का विकल्प। देखिए फ्रोबेल ने क्या कहा, फ्रोबेल ने कहा कि जो विद्यालय है, विद्यालय क्या है? विद्यालय एक आपका बगीचा है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा? विद्यालय आपका एक बगीचा है, उस बगीचे में नन्हे नन्हे पौधे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और उन छोटे छोटे पौधों का माली कौन है? वो आप हमारा शिक्षक है। तो उन्होंने कहा कि शिक्षक का यहाँ पर कर्तव्य बन जाता है कि वो अपने विद्यालय रूपी बगीचे में अपने विद्यार्थी रूपी पौधों को सींचने का कार्य करेगा, ठीक है। तो उनको सींचने का पूरा अवसर उनको मिलेगा, उनके विकास का अवसर जो है वो उनको पूरी तरह से मिलना चाहिए। ये किंडरगार्टन प्रणाली के माध्यम से कहा गया। तो आगे चलते हैं। प्रश्न का उत्तर आप स्क्रीन पर देख लीजिए। अगला है, प्रोजेक्ट प्रणाली का जन्मदाता है कौन? किलपैट्रिक, गेट्स महोदय, जेम्स ग्रोवर या हर्बर्ट स्पेंसर? प्रोजेक्ट प्रणाली का जन्मदाता है कौन? है प्रोजेक्ट प्रणाली का जन्मदाता? ए, बी, सी या डी? क्या है प्रोजेक्ट प्रणाली? बच्चों को एक समस्या दे दी जाती है, वो समस्या भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की जाती है, और बच्चों को छोड़ दिया जाता है कि उस समस्या का निदान भी वो स्वयं से ही खोजेंगे, ठीक है। ये है आपकी प्रोजेक्ट प्रणाली। बच्चे स्वयं से एक समस्या को उत्पन्न करते हैं और स्वयं से उस समस्या का समाधान करते हैं, और उसका जो है जो समाधान है वो खोजने का वहां पर प्रयास करते हैं। तो सही जवाब है इसका ए विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है किलपैट्रिक को, ठीक है। प्रोजेक्ट प्रणाली क्या है यहाँ पर सार रूप में मैंने आपको बता दिया है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। ह्यूरिस्टिक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? ह्यूरिस्टिक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? आर्मस्ट्रांग, कार्टन, वाशबर्न या मिस हेलेन पार्केस्ट या किलपैट्रिक? जल्दी बताइए। ह्यूरिस्टिक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? ए, बी, सी या डी? सभी लोग जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए, और अधिकांश बच्चे इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब देते होंगे। ए विकल्प बिल्कुल सही है। आर्मस्ट्रांग ने ह्यूरिस्टिक प्रतिमान का प्रतिपादन जो है वो किया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षण के निम्नलिखित स्तर पर शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क, कल्पना शक्ति को बढ़ावा देता है। शिक्षण के निम्नलिखित स्तर पर कौन सा स्तर है जिसमें एक शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क और कल्पना शक्ति को बढ़ावा देता है? चिंतन स्तर, स्मृति स्तर या बोध स्तर? अब यहाँ पे ए, बी, सी तीन ही विकल्प आपको दिए गए हैं, ठीक है। जल्दी से जवाब दे दीजिए। शिक्षण के निम्नलिखित स्तर पर शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क और कल्पना शक्ति को बढ़ावा देता है। किसके माध्यम से? कौन से स्तर पर? बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, चिंतन, तर्क और कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वो कौन सा स्तर होगा? चिंतन स्तर, ठीक है। चिंतन स्तर में आपका एक तरह से जो तर्क करने, समीक्षा करने, आलोचनात्मक मूल्यांकन करने, ठीक है, इस चीज की जो शक्ति है वो बच्चों के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। तो आपको ये शिक्षण के स्तर जो है वो दिए गए हैं। शिक्षण के स्तर में जो बुनियादी स्तर है वो कौन सा है? कौन सा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी करिए, एक्टिव हो जाइए, सक्रिय हो जाइए सारे के सारे। सबसे बुनियादी स्तर कौन सा है? कौन सा है? हाँ जी, बिल्कुल सबसे बुनियादी स्तर है आपका स्मृति स्तर, ठीक है। पहले आपका ये आ जाता है सबसे बुनियादी। दूसरा स्तर कौन सा है? दूसरा स्तर कौन सा है? बोध स्तर दूसरे स्तर पर आ जाता है आपका, ठीक है। और तीसरे स्तर पर, सर्वोच्च स्तर पर आपका आ जाता है चिंतन स्तर।
स्मृति स्तर पर बच्चा रट करके ज्ञान प्राप्त करता है, बोध स्तर पर बच्चे चीजों को समझने लगता है, चिंतन स्तर पर वो उसकी समीक्षा करने लगता है, निष्कर्ष निकालने लगता है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगता है और उसकी कल्पना शक्ति विकसित हो जाती है, तर्क करने लगता है, चिंतन करने लगता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मॉन्टेसरी प्रणाली के जन्मदाता हैं। द फादर ऑफ द मॉन्टेसरी सिस्टम इज डॉक्टर मैरिया मॉन्टेसरी, डॉक्टर अल्बर्ट मॉन्टेसरी, डॉक्टर अलेक्जेंडर मॉन्टेसरी, डॉक्टर बार्था मॉन्टेसरी। जल्दी से उत्तर दीजिए। मॉन्टेसरी प्रणाली के जन्मदाता हैं, ए, बी, सी या डी। मॉन्टेसरी प्रणाली क्या थी? मॉन्टेसरी प्रणाली एक तरह से ये पहले जितने भी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे या फिर विकलांग बच्चे थे उन पर ये इस्तेमाल की गई। ठीक है, और वही पद्धति बाद में फिर आपके सामान्य बालकों पर भी इस्तेमाल की गई। ठीक है, तो ये विशिष्ट जो बिल्कुल छोटे बच्चों पर ये इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, जो बच्चे बहुत ही छोटे हैं उन पर इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर भी स्वतंत्र वातावरण में अधिगम को बढ़ावा दिया जाता है इसके माध्यम से। ठीक है, स्वतंत्र वातावरण में अधिगम करेंगे, समूह में रह करके अधिगम करेंगे और शिक्षक जो है वो उनको पूरी तरह से आज़ाद छोड़ देगा जिससे कि वो बेहतर तरीके से अपना विकास कर सकें। तो बिल्कुल सही विकल्प है ए जो है डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी जो है वो बिल्कुल सही विकल्प है। आपका ए विकल्प जो है वो बिल्कुल सही विकल्प है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ह्यूरिस्टिक मेथड मीन्स, ह्यूरिस्टिक मेथड का क्या अर्थ है? मैंने खोजा, अनुभव से अर्जित, विज्ञान से अर्जित, समाजशास्त्र से अर्जित। ह्यूरिस्टिक प्रणाली का क्या अर्थ है? ए, बी, सी या डी? बिल्कुल सही जवाब है ए विकल्प जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। मैंने खोजा, खोज विधि जिसे कहते हैं। ठीक है, खोज विधि इसे कहते हैं। तो ये विज्ञान के क्षेत्र में अक्सर ये प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। विज्ञान विषयों के लिए कौन सा प्रतिमान सबसे ज्यादा लाभकारी है? ह्यूरिस्टिक प्रणाली, प्रोजेक्ट विधि, खेल विधि या क्षेत्र भ्रमण विधि? उत्तर आप जल्दी से दीजिए। उत्तर तो वैसे आ भी चुका है ना? जल्दी से उत्तर दीजिए। विज्ञान विषयों के लिए कौन सा प्रतिमान सबसे ज्यादा लाभकारी है? बिल्कुल सही जवाब है अधिकांश बच्चों का ए, यानी कि ह्यूरिस्टिक प्रणाली जो है वो विज्ञान विषयों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, जिसको खोज विधि भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वाद विवाद विचार विमर्श निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षण से संबंधित है? वाद विवाद विचार विमर्श निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षण से संबंधित है? बोध स्तर से, चिंतन स्तर से, स्मृति स्तर से और ये सभी। अब मैं तो उम्मीद नहीं कर रही हूं कि आप लोग कोई गलती करेंगे इस प्रश्न में, क्योंकि इस प्रश्न को या इस टॉपिक को मैंने इतनी बारीकी से पढ़ाया था आपको, तो अब तो कोई गलत हो ही नहीं सकता, कोई भी बच्चा गलत नहीं हो सकता इसकी। अब मैं गारंटी लेती हूँ। ठीक है, गारंटी लेती हूँ, कहीं गारंटी में आप गड़बड़ मत कर देना। वाद विवाद विचार विमर्श निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षण से संबंधित है? देखिए, अब ना आप उस लेवल पे पहुंच चुके हो, आप एक्सपर्ट होने के लेवल पे पहुंच चुके हो। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपकी कहते हैं ना उंगलियों पे है, तो आप उस स्तर पे आ चुके हैं, इतने महारत हासिल हो चुके हैं। तो इसका थोड़ा श्रेय तो मुझे भी जाता ही है ना? थोड़ा सा श्रेय इसका मुझे भी जाता है। चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए। वाद विवाद विचार विमर्श निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षण से संबंधित है? बोध स्तर, चिंतन स्तर, स्मृति स्तर या ये सभी? तो सही उत्तर क्या है? वाद विवाद विचार विमर्श संबंधित है आपके चिंतन स्तर से। ठीक है, आपको मैंने समझा दिया कहाँ पर क्या स्तर है। ठीक है, सबसे पहले बुनियादी स्तर जो है वो स्मृति स्तर है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है बोध स्तर, जिसमें आप समझ विकसित करते हैं, स्मृति में आप रट लेते हैं, चिंतन स्तर में आप वाद विवाद कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ये सारी चीजें? क्योंकि आपकी समझ इस तरह से विकसित हो जाती है कि अब आप उस स्तर पर जाकर के आप विषय के संबंधित वाद विवाद या विचार विमर्श कर सकते हैं। बी विकल्प बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। डाल्टन प्रणाली के प्रतिपादक कौन थे? आर्मस्ट्रांग, कार्ल्टन, वाशनर या मिस हेले पार्कर्स या किलपैट्रिक? जल्दी बताइए। डाल्टन प्रणाली, डाल्टन प्रणाली भी मैंने आपको पढ़ा दिया है।
ठीक है। क्या थी डाल्टन प्रणाली? जिसमें कक्षाओं को पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी ऐसे कक्षा में विभाजित ना करके समस्त विद्यालय की समस्त कक्षाओं को प्रयोगशाला में विभाजित कर दिया गया था, जिसमें बच्चों के हिंदी की प्रयोगशाला, गणित की प्रयोगशाला, विज्ञान की प्रयोगशाला, कला की प्रयोगशाला, सामाजिक विज्ञान की प्रयोगशाला, इस तरह से समस्त प्रयोगशाला में उनको विभाजित कर दिया जाता था। और बच्चों को क्या दिए जाते थे? कॉन्ट्रैक्ट असाइनमेंट दिए जाते हैं। ठीक है, हर विषय को का कार्य जो है वो उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट असाइनमेंट है। हर विषय के लिए 1 माह की अवधि निश्चित की गई थी कि 1 माह की अवधि में अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट असाइनमेंट को पूरा करना है। ठीक है, तो 1 माह की अवधि में कॉन्ट्रैक्ट असाइनमेंट को पूरा कर लेना होता था। और उस कॉन्ट्रैक्ट असाइनमेंट को पूरा करने के लिए वो बच्चा उस विषय की प्रयोगशाला में जाता था। उस विषय की प्रयोगशाला में उसे उस विषय से संबंधित सारी चीजें मिलती थी, पुस्तकें मिल जाती थी, जो भी सामग्री उसे चाहिए वो मिल जाती थी। ठीक है, उन्हीं सामग्रियों का प्रयोग करते हुए अपना वो कॉन्ट्रैक्ट असाइनमेंट जो है वो तैयार करता था। कॉन्ट्रैक्ट असाइनमेंट का समय 1 माह का रखा गया था। 1 माह के समय से पहले यदि असाइनमेंट हो गया तो आप लाइब्रेरी में समय बिता सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक सभी बच्चों का वो 1 माह की अवधि वाला कॉन्ट्रैक्ट असाइनमेंट पूरा नहीं हो जाता, 1 माह नहीं हो जाता, तब तक आप अगले कॉन्ट्रैक्ट असाइनमेंट को नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वहां पर भी बच्चों को स्वतंत्र छोड़ रहे हैं, टारगेट दे रहे हैं, टारगेट दे दिया है, आप अपना काम आप कैसे भी करिए। ठीक है, तो ये आपका डाल्टन प्रणाली थी। कौन थे इसके प्रतिपादक? बिल्कुल सही है, सी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। मिस हेले पार्कस जो है वो बिल्कुल सही विकल्प है। जिन्होंने नहीं देखे, मैंने अलग से आपको ये सारे के सारे विशेष जितने भी शिक्षण सिद्धांत है वो करवाए हुए हैं, जाके वीडियो को देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। बारीकी से आपको पता चल जाएगा कि ये डाल्टन योजना क्या है, ह्यूरिस्टिक प्रणाली क्या है, आपको मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली क्या है, आपको किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली क्या है। ये सारी वीडियो को आप देख सकते हैं, आपके जो टीचिंग एप्टीट्यूड के प्लेलिस्ट में ये सारी की सारी वीडियो जो है वो पड़ी हुई है। अगले प्रश्न पर चले जाते हैं। चिंतन स्तर शिक्षण केंद्रित होता है। चिंतन स्तर शिक्षण केंद्रित होता है, समस्या केंद्रित, आलोचनात्मक दृष्टिकोण वाला, सृजनात्मक क्षमताओं का विकास, या उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला, ए कह रहा है पहला, बी कह रहा है दूसरा, सी कह रहा है पहला दूसरा दोनों, डी कह रहा है उपरोक्त सभी, सारे के सारे सही है। चिंतन स्तर शिक्षण केंद्रित होता है, समस्या केंद्रित होता है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण केंद्रित होता है, या सृजनात्मक क्षमता का भी इसमें विकास हो जाता है। ए, बी, सी या डी? जल्दी से उत्तर दीजिए। चिंतन स्तर का शिक्षण केंद्रित होता है किसके? पहला, दूसरा, तीसरा विकल्प आप देख लीजिए। उसके बाद आपकी ए, बी, सी, डी जो विकल्प दिए हुए हैं उन्हें देख लीजिए। ठीक है, सही उत्तर दे दीजिए। सही उत्तर है आपका डी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। जिन भी बच्चों ने डी विकल्प के लिए सहमति दिखाई है, बिल्कुल सही जवाब उन्होंने दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मूल्यांकन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। मूल्यांकन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। मूल्यांकन में नवाचार मूल्यांकन की प्रवृत्तियों को त्रुटिहीन बनाता है। मूल्यांकन में नवाचार मूल्यांकन की प्रवृत्ति को त्रुटिहीन बनाता है। मूल्यांकन के लिए विद्यार्थियों को समूह में शामिल कर बच्चों को प्रोत्साहित करना एक नवाचार प्रणाली है। नवीन मूल्यांकन में प्रोजेक्ट कार्य अधिक प्रभावी होते हैं, या उपरोक्त सभी? जल्दी से उत्तर दीजिए। मूल्यांकन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। ए, बी, सी या डी? जल्दी से उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने भी कहा है डी विकल्प, बिल्कुल सही जवाब उन्होंने दिया है। ठीक है, तो सारी ही चीजें मूल्यांकन में नवाचार, जो भी नई नई चीजें आ रही हैं, नई नई पद्धतियां आ रही हैं, वो सभी मूल्यांकन में जितने भी नवाचार आ रहे हैं वो मूल्यांकन की प्रवृत्तियों में जितनी भी कमियां रह जाती है, जितनी भी खामियां रह जाती हैं, वो उनको हटा करके एक त्रुटिहीन व्यवस्था उसको बनाता है। बी, मूल्यांकन के लिए विद्यार्थी को समूह में शामिल कर बच्चों को प्रोत्साहित करना एक नवाचार है। ठीक है, सही है। मूल्यांकन में बच्चों को समूह में शामिल किया जाता है और उनको प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वो और बेहतर कर सके, और ये एक नवीन प्रणाली है। नवीन मूल्यांकन में प्रोजेक्ट कार्य अधिक प्रभावी होते हैं। ठीक है, जो बच्चों को प्रोजेक्ट दे दिया जाता है कि इस विषय पर आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, आप शोध कीजिए,
कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको प्रोजेक्ट जो है वो बना करके देना है। तो सारे के सारे जो विकल्प हैं वो बिल्कुल सही है मूल्यांकन के संबंध में। अब 40 प्रश्न आप लोगों ने कर लिए हैं, 50 प्रश्न कुल हैं, 10 प्रश्न आपके पास बच गए हैं। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, वीडियो को लाइक जिन्होंने नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दो। और मेरा रेफरल कोड सबने याद रखना है, जब भी सब्सक्रिप्शन लें अनअकैडमी का, मेरा ही रेफरल कोड आप इस्तेमाल करिए। ये ना सोचें कि आपको मेरे रेफरल कोड से दूसरे टीचर्स का वीडियो नहीं मिलेगा। आपने इस रेफरल कोड को लगाना है और इसी रेफरल कोड के माध्यम से आपने सब्सक्रिप्शन लेना है। ठीक है, हर टीचर का वीडियो मिलेगा, पेपर 1 पेपर 2 सभी आपको मिलेगा, साथ में एमसीक्यू मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी। तो इस रेफरल कोड का आपने इस्तेमाल करना है और इसी रेफरल कोड के माध्यम से आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है। और जो बच्चे अभी जुड़े हैं या बीच में जितने भी बच्चे जुड़े हैं उन्होंने लाइक नहीं किया है, तो लाइक इस वीडियो को जरूर कर दीजिए, थोड़ा सा समय निकाल के। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। नया अनुभव कराना चाहिए कि कार्य की नियमितता और अभ्यास में सफलता मिलती रहे। उनकी रुचि से संबंधित कार्य का अधिकाधिक अवसर प्रदान करना चाहिए। उनकी रुचि से संबंधित कार्य का अधिकाधिक अवसर प्रदान नहीं करना चाहिए। उन्हें इच्छानुसार कक्षा में अपने अनुपस्थित रहने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। जल्दी से उत्तर दीजिए। बोला गया प्रतिभाशाली विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यह आपने ध्यान रखना है, उपयुक्त और सर्वाधिक उपयुक्त। जल्दी से उत्तर दीजिए, फटाफट से सभी बच्चे उत्तर दे दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने भी ये कहा है कि बी विकल्प जो है वो सही है, सभी का बी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। सबसे पहले आपने क्या रखना है, क्या ध्यान रखना है, उनकी रुचि से संबंधित कार्य का अधिकाधिक अवसर उन्हें प्रदान करना चाहिए। यानी कि जिस भी विषय में उनकी रुचि है उससे संबंध में उनको कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए। यदि रुचि नहीं होगी तो कहीं ना कहीं उस काम में इतनी ज्यादा एक तरह से वो बेहतर प्रदर्शन वहां पर नहीं कर पाएंगे। तो जिसमें भी रुचि है उससे संबंधित उनको अधिकाधिक कार्य या अधिकाधिक अवसर उस क्षेत्र में उनको देने चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षक की गुणवत्ता है? निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षक की गुणवत्ता है? विकल्प है आपके सामने। वह विषय को बेहतर ढंग से समझने के लिए स्पष्ट व्याख्या के साथ एक प्रभावी ढंग से विषय वस्तु को प्रस्तुत कर रहा है। वह विभिन्न शिक्षण विधियों के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। वे बाल मनोविज्ञान को उसे जानकार जो है होना चाहिए। और डी कह रहा है कि ये सभी होने चाहिए। कौन सा एक शिक्षक की गुणवत्ता है? जल्दी से उत्तर दीजिए। 42 क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं, इसका आपने उत्तर देना है। निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षक की गुणवत्ता है? ए, बी, सी या डी? बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने भी कहा है कि डी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है, सही है उन सभी का जवाब। शिक्षण की गुणवत्ता स्पष्ट होती है, वह विषय को शिक्षक की गुणवत्ता स्पष्ट होती है कि वह विषय को बेहतर ढंग से समझने के लिए स्पष्ट व्याख्या के साथ एक प्रभावी ढंग से विषय वस्तु को प्रस्तुत कर रहा है। वह विभिन्न शिक्षण विधियों के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। उसे बाल मनोविज्ञान का जानकार जो है वो होना चाहिए। ये सभी कथन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए शिक्षण प्रतिमान दिया है? मॉरिसन, हर्बर्ट, हंट या इनमें से कोई नहीं? मॉरिसन, हर्बर्ट या हंट या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से उत्तर दीजिए। ए, बी, सी या डी? सभी बच्चे जल्दी से उत्तर दे दीजिए जिन्होंने भी उत्तर नहीं दिया है। तो जिन्होंने भी ये कहा है कि सी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, सी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। तो अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, 44 क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है,
44 है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कौशल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कौशल से संबंधित है? ब्लैक बोर्ड लेखन, प्रश्न हल करना, सवाल पूछना या फिर उपयुक्त सभी? निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कौशल से संबंधित है? ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी? जल्दी से बताइए। ब्लैक बोर्ड लेखन, प्रश्न हल करना, सवाल पूछना या उपयुक्त सभी? जल्दी से सभी जवाब दे दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने भी कहा है डी विकल्प सही है, उन सभी का सही जवाब है। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। कक्षा में प्रश्न पूछने वाले छात्रों के साथ आप क्या करेंगे? कक्षा में प्रश्न पूछने वाले छात्रों के साथ आप क्या करेंगे? कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह देंगे, कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, प्रश्न पूछना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, स्वतंत्र रूप से उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? ए, बी, सी या डी? क्या करेंगे आप ऐसी स्थिति में? ए, बी, सी या डी? जल्दी से सभी बच्चे अपने अपने उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने भी कहा है सी विकल्प, उन सभी का सही जवाब है। आप क्या करेंगे? बच्चा प्रश्न पूछता है तो बच्चे को प्रश्न पूछना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि इस तरीके के प्रश्न आप पूछते रहिए। ठीक है, इससे बच्चों का ही हित इसमें निहित है। ठीक है, तो पहला विकल्प कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह देंगे, ये अतार्किक है। ठीक है, क्या आप जब वो बच्चा कक्षा के दौरान प्रश्न पूछ रहा है तो आप बाद में मिलकर के उसकी समस्या का समाधान ना करें। अगर कक्षा से संबंधित कोई प्रश्न उसने पूछा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है उस विषय से संबंधित अगर कोई प्रश्न उसने पूछा है तो उसका समाधान तुरंत जब शिक्षक पढ़ा रहा है उसी समय कर देना चाहिए। यदि वो अन्य किसी विषय को लेकर के आया है तो आप इस संबंध में कह सकते हैं कि आप कक्षा के बाद मिलिए, उसके बाद मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, ये नहीं होगा। अगला है प्रश्न पूछना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ये बिल्कुल सही है। स्वतंत्र रूप से उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि स्वयं से इसका उत्तर ढूंढिए, ये आप प्रारंभिक स्तर पर कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चा यदि आपको विषय वस्तु से संबंधित बोल रहा है तो आप उसी समय उससे प्रश्न पूछने को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ये पहला विकल्प आपका होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। फॉर्मेटिव मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है छात्रों के प्रदर्शन के ग्राफ की जांच करना, ग्रेड के माध्यम से छात्रों के सीखने के परिणाम निकालना, छात्रों के सीखने के प्रदर्शन में तेजी लाना, शिक्षक प्रभावशीलता पर प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। जल्दी से, फॉर्मेटिव मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। फॉर्मेटिव मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है ए, बी, सी या डी? छात्रों के प्रदर्शन की ग्राफ की जांच करना, ग्रेड के माध्यम से छात्रों के सीखने का परिणाम निकालना, या छात्रों के सीखने के प्रदर्शन में तेजी लाना, या शिक्षक प्रभावशीलता पर प्रतिक्रिया प्रदान करना। तो जिन भी बच्चों ने सी विकल्प कहा है, छात्रों के सीखने के प्रदर्शन में तेजी लाना, यह आपके फॉर्मेटिव मूल्यांकन का उद्देश्य है। फॉर्मेटिव मूल्यांकन जो आप जब भी आप पढ़ा रहे होते हैं उस दौरान आप जितना भी जिन भी माध्यम से आप उस बच्चे का मूल्यांकन करते हैं या जिस तरह से आप उनका मूल्यांकन करते हैं इकाई को कराने के दौरान, जो भी पाठ्यक्रम आप करा रहे हैं उसके दौरान, तो वो आपका फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहलाता है। इसलिए ये फॉर्मेटिव मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों के सीखने के प्रदर्शन में तेजी लाना, कि बार बार आप बच्चों का परीक्षण करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, चाहे वो मौखिक रूप से करिए, चाहे वो लिखित रूप से करिए, चाहे वो किसी कक्षा परीक्षा के माध्यम से करिए, तो ये कहीं ना कहीं छात्रों को अच्छे बेहतर तरीके से सीखने की प्रक्रिया में एक तेजी लाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पर हम चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विशेषताओं के सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण एड्स और मूल्यांकन प्रणाली की प्रभावशीलता को प्रभावित करने की संभावना है? निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विशेषताओं के सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण एड्स और मूल्यांकन प्रणाली की प्रभावशीलता को प्रभावित करने की संभावना है? शिक्षार्थी की पारिवारिक पृष्ठभूमि, आयु और निवास, शिक्षार्थी के विकास, सामाजिक पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत हितों की अवस्था, शिक्षार्थी की परिकल्पना, शिक्षार्थी का परिपक्वता का स्तर, अकादमिक प्रदर्शन स्तर और प्रेरक प्रस्ताव,
शिक्षार्थी का पालन पोषण, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और संबंधित विषय के सीखने में प्रदर्शन। ठीक है, ए, बी, सी या डी, जल्दी से उत्तर बताइए। पूछा गया है कि सीखने की विशेषता के सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण एज और मूल्यांकन प्रणाली की प्रभावशीलता को प्रभावित करने की संभावना है। इसके माध्यम से ए, बी, सी या डी। जिस भी बच्चे ने सी विकल्प कहा है, यानी शिक्षार्थी का परिपक्वता स्तर, अकादमिक प्रदर्शन और प्रेरक प्रस्ताव। ठीक है, जिस तरीके की वो परिपक्वता दिखाता है, अकादमिक तौर पर वो क्या प्रदर्शित करता है, एकेडमिक क्षेत्र में वो किस तरह का प्रदर्शन करता है, और प्रेरक प्रस्ताव, ये सारे के सारे कारक जो है वो इस पर महत्व रखते हैं। अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं। आंतरिक और बाहरी कारक जो कक्षा में छात्रों द्वारा संदेश को ग्रहण करने की क्रिया को प्रभावित करते हैं को निम्न के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। आंतरिक रूप से भी और जो बाहरी रूप से भी ऐसे कारक आपने बताने हैं जो कक्षा में जब छात्र जो है वो संदेश ग्रहण कर रहे होते हैं, जो भी चीज उन्हें बताई जा रही होती है उसके संबंध में जो संदेश ग्रहण कर रहे होते हैं उस क्रिया को प्रभावित करता है, वो आपने बताना है। अंदरूनी रूप पे भी विद्यमान है और बाहरी रूप से भी वो विद्यमान है। बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी बच्चों ने अगर ए विकल्प कहा है तो बिल्कुल सही जवाब है। अंदरूनी तौर पर कक्षा के अंदर विकसित होने वाला शोर और बाहर से आने वाला शोर दोनों ही कहीं ना कहीं छात्रों के संदेश ग्रहण की क्रिया में अवरोधक का कार्य करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कक्षा में एक शिक्षक का तत्काल नियंत्रण होता है। कक्षा में एक शिक्षक का तत्काल नियंत्रण होता है दर्शक पर, शोर पर, रिसेप्शन पर, प्रतिक्रिया प्रौद्योगिकी और दर्शकों का अनुभव, स्वयं संचार के चयनित तरीके और संदेश, यानी स्वयं अपने पर, संचार के चयनित तरीके पर और संदेश पर, या संचार चैनल, अन्य संचारक या बाहरी कारक। जल्दी से उत्तर दीजिए, ए, बी, सी या डी। जल्दी से उत्तर दीजिए। इसके बाद आपका अंतिम प्रश्न जो है वो रह जाएगा शेष। जल्दी से जवाब दीजिए, सभी बच्चे जवाब देंगे। बिल्कुल सही जवाब है। अगर जिन भी बच्चों ने सी विकल्प जो कहा है तो बिल्कुल सही जवाब है। कक्षा में शिक्षक का तत्काल नियंत्रण होता है। पहला तो स्वयं उस पर वो अपना नियंत्रण रखता है, जो भी संचार के, जो भी अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए जिस भी तरीके, जिस भी पद्धति का चयन वो कर रहा है उस पर नियंत्रण होता है, और संदेश जो भी वो कक्षा में प्रस्तुत करने जा रहा है उस पर उसका एक नियंत्रण होता है। तो सी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। अगला और अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है, जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, इससे पहले कि आप सीधे भाग जाएं, है ना, उससे पहले आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, लाइक शेयर जरूर करें वीडियो को। और अगले प्रश्न पर, अंतिम प्रश्न पर हम चल रहे हैं, और उससे पहले आपने मेरा रेफरल कोड भी याद रखना है। ठीक है, जब भी सब्सक्रिप्शन लें तो आपने लाइव जेजे इस रेफरल कोड का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये आपको दिलाएगा 10% का डिस्काउंट, तो इसी रेफरल कोड का इस्तेमाल कीजिए जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें। अगले और अंतिम प्रश्न पर हम चलते हैं। एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प चुनें। अधिकारवादी होना, पीयर कमांड का उपयोग करना, आक्रामक बयान देना, या अच्छी तरह से स्थापित आसन को अपनाना। एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प आपने चुनना है, ए, बी, सी या डी। जल्दी से उत्तर दे दीजिए सभी बच्चे। बिल्कुल सही जवाब है। जिन भी बच्चों ने डी का विकल्प चयन किया है बिल्कुल सही जवाब है। आपने अच्छी तरह से स्थापित आसन को अपनाना है। ठीक है, एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आपने अच्छी तरह से स्थापित आसन को अपनाना है। अडॉप्शन ऑफ वेल स्टैब्लिश्ड पोस्चर। ठीक है, ये कथन जो है ये बिल्कुल सही है इस प्रश्न के संदर्भ में। अब क्या करना है, अब आपने वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, और साथ ही साथ जितने भी अंक आपके आए हैं, जितने भी अंक आपने प्राप्त किए हैं, सभी अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है,
इन अंकों के माध्यम से आपको आपकी स्थिति का अंदाजा लग जाएगा कि आपने कितना बेहतर किया है और कितना बेहतर और करने की आपको आवश्यकता है। सारा कमाल आपकी मेरिट का है, ठीक है। आप जैसी मेरिट लेंगे एनटीए के एग्जाम में, उसी हिसाब से आपके जेआरएफ क्वालिफाई करने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो इन बच्चों में आप कहाँ पर खड़े खड़े उतरते हैं, ये जरा आप देख लीजिए। जल्दी से सभी बच्चे देख लीजिए, अंक जो है वो अपने कमेंट बॉक्स में डालिए और मेरा रेफरल कोड सभी ने इस्तेमाल करना है, ठीक है। आज आपका ये पार्ट 3 हो गया आपके मैराथन सेशन का। कल आपके पास पार्ट 4 आएगा, ठीक है। इसी तरह अच्छे से अभ्यास करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और लगातार निरंतर अभ्यास करते रहिए। तो निरंतर अभ्यास ही आपकी सफलता का एकमात्र मूल मंत्र है। तो जो भी बच्चे इस सत्र से जुड़े रहे, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सेशन को यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। जिन्होंने भी सब्सक्रिप्शन लेना है, सब्सक्रिप्शन लेने से संबंधित कोई भी जानकारी अगर लेनी है, इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कंप्लीट कोर्स के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए। मेरा रेफरल कोड भी याद रखिए, ठीक है। लाइव जेजे मेरा रेफरल कोड है 10% का, इसके माध्यम से आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, आप सभी ने अपने अपने अंकों को कमेंट बॉक्स में बता दिया है। जिन्होंने भी जैसे अंक हासिल किए हैं, अपने आप अपनी स्थिति का अंदाजा लगाइए, एक दूसरे से नंबरों के माध्यम से अच्छी तरह से आप लोग नंबरों को देखिए एक दूसरे के, ठीक है। तो इस सेशन को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल फिर से मुलाकात होगी सभी से, तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।